हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सीरीज़ जहाँ पर हम डी ट्रिपल एस बी पार्ट बी डी ट्रिपल एस बी के पार्ट बी की तैयारी कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट्स के साथ, जिसमें हम हर वीडियो में 50 क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक हमने प्रैक्टिस सेट 1 पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने 2 वीडियोस में 100 क्वेश्चंस कवर किए हैं, पर वीडियो 50 क्वेश्चंस। एंड हर क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ समझाने की कोशिश की है कि ऐसा ना हो कि सिर्फ जो क्वेश्चन है उसी का आंसर आपको मिल रहा है। एक क्वेश्चन के साथ साथ ज़्यादातर केसेस में बाकी कई चीज़ों के बारे में भी एक्स्ट्रा हमें पता चलता है, जो कि जिसके आने के चांसेस होते हैं एग्ज़ाम्स में। तो ये एग्ज़ाम फोकस्ड रहने वाला है वीडियो। एंड मैं कोशिश करूँगी जहाँ पॉसिबल हो वहाँ पर एनआईओएस के थ्रू भी मैं आपको दिखाऊँ कि उसमें क्या बोला गया है, और उसकी आसपास की चीज़ें भी हम रीड करेंगे ओरिजिनल पीडीएफ से ही। तो चलिए विदाउट एनी टाइम वेस्ट शुरू करते हैं। अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलो वीडियो की शुरुआत प्रैक्टिस सेट 2 की शुरुआत जो है कुछ इजी क्वेश्चन से करते हैं। व्हाट इज़ लैंग्वेज डोमेन? तो देखो इसका सिंपल सा है, जहाँ पर आपको LSRW मिल जाए, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग। तो यहाँ पे एनालाइजिंग आ गया, ये नहीं होगा। ओके, ये आंसर होगा लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग, LSRW। लैंग्वेज डोमेन का मतलब लैंग्वेज स्किल्स की बात कर रहे हैं, जिसको हम फोर लैंग्वेज स्किल्स भी होते हैं बेसिकली, LSRW। तो इसका ईजी सा तरीका यही है कि अगर आप दिल्ली में पढ़े हो या फिर आपने DU कॉलेजेस के बारे में सुना है, तो LSR एक वन ऑफ द नामी कॉलेज में आता है DU के अंदर। तो इससे मेरे को याद हो गया LSR, और बाकी W तो आप याद ही कर लोगे, क्योंकि लिसनिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, रीडिंग हो गया, तो बचा क्या? राइटिंग ही बचा। तो LSRW एक मतलब LSR से मैंने याद किया है। लिसनिंग मतलब सुनना, स्पीकिंग मतलब बोलना, रीडिंग मतलब पढ़ना, एंड राइटिंग मतलब लिखना। तो ये 4 स्किल्स होते हैं लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट आर द 2 मेजर इन्फ्लुएंसेस ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट? कल्चर एंड सोसाइटी, साइकोलॉजी एंड सोशल साइंस, सोशियोलॉजी, नेचर एंड नर्चर एंड ड्रामा एंड आर्ट। तो ऑब्वियसली इससे ईजी क्वेश्चन आपने नहीं देखा होगा। 2 मेजर इन्फ्लुएंसेस बोल रहे हैं। हम नेचर एंड नर्चर के बारे में बहुत पढ़ते हैं, एंड यही दोनों जो है मेजर इन्फ्लुएंसेस हैं। अगर आपसे कोई स्टेटमेंट दे दिए कि सिर्फ नेचर ही मेजर इन्फ्लुएंस है चाइल्ड के डेवलपमेंट में, तो वो स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। और अगर आपको सिर्फ ऐसा कह दे कि नर्चर ही ओनली रिस्पॉन्सिबल है बच्चे के डेवलपमेंट में, तो वो भी गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर 2 मेजर इन्फ्लुएंस बोला है, क्योंकि ये दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। नेचर एंड नर्चर डिबेट आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 में। What is the stage of development of ideas and beginning of principles in a child? थोड़ा सा मुझे जो है वो, हाँ, क्या बोल रहा है कि स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज एंड बिगनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स इन द चाइल्ड। नाइस क्वेश्चन। कौन से स्टेज में बच्चे के अंदर आइडियाज़ डेवलप होने लगते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल्स की शुरुआत होने लगती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये प्याजे के स्टेजेस है, 4 स्टेजेस, प्री ऑपरेशनल, सेंसरी, फॉर्मल या फिर कॉन्क्रीट। तो मैंने ये सोचा कि जो शुरुआत है, क्योंकि इसमें बिगिनिंग लिखा था ना, इसलिए आई थॉट कि कॉन्क्रीट होगा, कि मतलब जैसे कॉन्क्रीट का स्टेज कब होता है, कोई बताएगा? 7 to 11 होता है। तो कॉन्क्रीट स्टेज के एंड में आते-आते जो बिगिनिंग है, मतलब जो है डेवलप करना शुरू हो जाता है ये कुछ प्रिंसिपल्स। सो आई थॉट कि जो बिगिनिंग लिखा है, इसलिए जो है फॉर्मल ऑपरेशनल में ऑलरेडी होता है ये चीज़ें, तो इसलिए आई थॉट कि बिगिनिंग लिखा है तो शुरुआत कॉन्क्रीट से हो जाती है। बट नहीं, इतना आपको डिटेल में नहीं सोचना है। इसका आंसर फॉर्मल ही होगा। ठीक है। जहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ की बात हो, जनरल प्रिंसिपल्स की बात हो, हाइपोथेटिकल थिंकिंग की बात हो, तो वहाँ पर आपको आँख बंद करके फॉर्मल ऑपरेशनल ही लगाना है, जो कि 11 प्लस ईयर्स के बच्चों में आता है। मतलब प्रिंसिपल्स की भी बात आ गई ना, तो मतलब प्रॉपरली जो कुछ जो प्रिंसिपल्स है ना, जनरल प्रिंसिपल्स, वो फॉर्मल ऑपरेशनल में ही आएगा। डिडक्टिव या हाइपोथेटिकल रीजनिंग भी यहाँ पर आएगा, इफ़ देन टाइप लॉजिकल थिंकिंग कर पाता है। तो इसलिए जो है ये हो जाएगा। और बाकी देखो क्या-क्या चीज़ें हैं, मैं ये एनआईओएस के उससे बता रही हूँ, क्योंकि बार-बार शिफ्ट करना इज़ डिफ़िकल्ट। सो मैं ऐसे ही आपको बता देती हूँ। कंप्लीट जनरैलिटी ऑफ थॉट, प्रोपोज़िशनल थिंकिंग होता है, एबिलिटी टू डील विद हाइपोथेटिकल आइडियाज़ एंड सिचुएशंस, एंड डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग आइडियलिज़्म भी जो है आपका, वो इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इस चीज़ में और क्या-क्या है, ये जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है ना, ये हमारा फाइनल स्टेज होता है।
एंड ये फॉर्मल क्यों है? इट इज़ फॉर्मल बिकॉज द सब्जेक्ट मैटर विद विच चिल्ड्रन कैन नाउ डील। ठीक है, फॉर्मल क्यों है? क्योंकि अब जिस तरह की चीज़ों से बच्चे डील कर सकते हैं वो मोस्टली इमेजिनरी होते हैं। मैं टाइप नहीं कर रही हूँ, बहुत टाइम जाता है। जो इम्पोर्टेंट है मतलब बहुत ज़्यादा लगे कि हाँ आप अभी ये सुन सकते हो, है ना, वो इमेजिनरी हाइपोथेटिकल होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट से हटकर होते हैं अब, है ना। तो इसलिए फॉर्मल हम बोलते हैं। अब प्रोपोजिशनल रीजनिंग में होता क्या है, ये है ना, प्रोपोजिशनल रीजनिंग में क्या होता है, मान लो कि अगर ए, इफ़ एंड देन वाले जैसे मैंने बताया क्वेश्चन, अगर ए बड़ा है बी से एंड बी बड़ा है सी से, तो ए एंड सी का क्या रिलेशन है। तो इस तरह की जो है जिसमें लॉजिक लगता है, इस तरह के प्रॉब्लम्स में प्रोपोजिशनल लॉजिक एंड एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक हम बोल सकते हैं। तो जो कि बच्चे कंक्रीट में नहीं, फॉर्मल में ही सॉल्व कर सकते हैं। तो प्राइमरी स्कूल्स में मोस्टली बच्चे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड तक रहते हैं और अपर प्राइमरी में आकर बच्चे जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफिशिएंट मूवमेंट। देखो, एफिशिएंट मूवमेंट का सिंपल सा मतलब अगर मैं बता दूं, इसका मतलब ऐसा मूवमेंट जिसका कोई गोल हो, मतलब वो बेफालतू में या फिर वो रैंडमली ना हो, बल्कि ये गोल के लिए हो, मतलब हमने, हाँ, कंट्रोल के साथ हो। अगर बच्चा फॉर एग्जांपल बच्चा अगर बॉल उठाता है तो ऑब्वियसली वो हाथ से ही उठाएगा ना, और उसका हाथ जो है वो हाथ से मतलब उसका एक पर्पस है। क्या पर्पस है? वो जो उसका मूवमेंट है जिसके थ्रू वो बॉल उठाएगा, उसका पर्पस क्या है कि उसको बॉल उठाना है। तो जो हाथ का पोजीशन जहाँ रहना चाहिए वो एकदम सही जगह रहेगा ना, जिससे बॉल उठा सके वो, राइट। तो ये एफिशिएंट मूवमेंट है, रैंडमली मूवमेंट नहीं जो पैर हाथ हिला रहे हैं जैसे बच्चे हिलाते हैं, वो नहीं। तो ऑब्वियसली एफिशिएंट मूवमेंट अगर आप पता है तो हम ये बता पाएंगे कि पर्पसफुल नेचर तो हो गई सबसे पहली बात, है ना, यानी कि हम एक पर्पस के साथ ही एफिशिएंट मूवमेंट करते हैं। हाँ, अब जैसे चलना, अगर हम चलना भी एक वॉकिंग भी एक एफिशिएंट मूवमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें गिरना नहीं है, बैलेंस के साथ चलना है, तो उसके लिए प्रॉपर कंट्रोल लाना ज़रूरी है। तो इसके दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इस ऑप्शन में से यही दोनों है, एक तो पर्पसफुल नेचर एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसरी मोटर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब हाँ, पर्पसफुल नेचर मतलब वही कि मूवमेंट का कोई क्लियर पर्पस होगा, रैंडम हाथ पैर हिलाना नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल बॉटल पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं ना, पेंसिल पकड़ पकड़ के लिखना हो गया, तो ये सब पर्पसफुल ही है। मूवमेंट किसी काम के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसरी मोटर इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है कि सेंसरी मतलब जो हमारे सेंसेस है उसके बेसिस पे, आंखों से देखना, कानों से सुनना, टच फील करना, मोटर मतलब मसल्स के मूवमेंट, है ना। तो एफिशिएंट मूवमेंट तब होता है जब हमारा जो ब्रेन है वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेता है और मसल्स जो है मसल्स को सही टाइम पे सही डायरेक्शन में काम करने के लिए बोलता है। तो जैसे बॉल देखना, हाथ आगे बढ़ाना, पकड़ना, ये सारी चीज़ें सेंसरी मोटर में ही आएंगी। इस कोऑर्डिनेशन के बिना मूवमेंट जो है क्लमजी हो जाता है। ठीक है, और बाकी अदर अगर मैं पॉइंट्स बताऊँ तो इसमें हम पर्पसफुल एक्शन, स्मूथ कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड एक्यूरेसी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ऑटोमेटिक तो नहीं है, ऑटोमेटिक नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। सपोर्टिव नेचर नहीं आएगा, क्यूरियस नेचर भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, at what age can most children begin to pronounce some common words that are not spoken in their way of sound, often called sight words? पहले हम एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए टॉडलर्स, एज 1 to 2 years, ऑप्शन बी हायर सेकेंडरी, ऑप्शन सी स्मॉल ग्रेड स्कूल स्टूडेंट्स 5 to 7 years, या और फिर ऑप्शन डी मिडिल स्कूल चिल्ड्रन। देखो इसमें से क्या बोल रहे हैं, किस एज में मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हैं वो कुछ कॉमन वर्ड्स जिनको हम साइट वर्ड्स बोलते हैं ना, साइट वर्ड्स मतलब कुछ कॉमन वर्ड्स बोलने लगते हैं दैट आर नॉट स्पोकन इन देयर वे ऑफ साउंड। हाँ, मतलब कि कोई वो कॉमन वर्ड्स होते हैं जिनको हम साइट वर्ड्स बोलते हैं। तो कौन सी एज में बच्चा जो है वो बोलने लगता है, तो इसका आंसर होगा टॉडलर्स। देखो पहले हम अगर ये बताऊँ कि साइट वर्ड्स क्या होते हैं, कि साइट वर्ड्स क्या होते हैं, तो साइट वर्ड्स बेसिकली वो कॉमन फैमिलियर वर्ड्स होते हैं जो बच्चे मीनिंग के साथ बोल पाते हैं। जैसे इसमें लिखा है ना कि यहाँ है दैट आर नॉट स्पोकन इन देयर वे ऑफ साउंड। इसका क्या मतलब है कि जो सिर्फ वो जिस तरह से वो आवाज़ निकालते हैं किसी को भी इमिटेट करके, उसकी बात नहीं हो रही है, लाइक माँ माँ माँ, पा पा पा, या मम 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 मम, पानी के लिए मम मम बोलते तो वो बच्चा इमिटेट करके साउंड निकालता है।
बट उसकी बात नहीं हो रही है, प्रॉपर जब कुछ कॉमन वर्ड्स जो है वो प्रॉपर्ली प्रोनाउंस करने लगता है, जिनको हम साइट वर्ड्स बोलते हैं। लाइक वो प्रॉपर्ली बोल पा रहा है कि वो प्रॉपर्ली पापा बोल पा रहा है, या वो प्रॉपर्ली मम्मा बोल पा रहा है, ठीक है? नो, येस, बॉल बोल पा रहा है, बाय बोल पा रहा है प्रॉपर्ली, ठीक है? ये जो हाँ, मीनिंग के साथ बोलता है वो, अब वो ऐसे ही रैंडमली इमिटेट नहीं करता है। अब मतलब टॉडलर्स ही वो हमारा स्टेज होता है जहाँ पर 1 से 2 साल के बीच में, जहाँ पे बच्चे जो है मीनिंगफुल वर्ड्स बोलना स्टार्ट कर देते हैं। अब कुछ अदर स्टेजेस भी हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट के अदर स्टेजेस भी हैं, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी। अगर आपने देखा होगा तो ठीक है, बट मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि ज़्यादातर केसेस में, क्योंकि जितने बार रिपीट होंगी चीज़ें उतने बार हमारा रिवीजन होगा। तो लैंग्वेज डिवीजन फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो में कहीं तो बताई थी। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट के स्टेजेस में हमारा पहला होता है कूइंग, ठीक है? जो हमारा 2 से 3 मंथ अराउंड होता है। एंड दूसरा होता है हाँ, तो कूइंग में हम सिर्फ मतलब वॉवल लाइक साउंड्स लाइक ओ, आ, इस तरह की चीज़ें हम निकालते हैं। मतलब ऐसे आवाज़ निकालता है बच्चा। ये प्लेजर साउंड्स के लिए बच्चा सिर्फ निकालता है, कोई इसका मतलब नहीं होता है। दूसरा हमारा होता है बैबलिंग, ठीक है? बैबलिंग में वो बाबा बाबा करेगा मतलब वो स्पीच मसल्स की प्रैक्टिस करेगा, लेकिन अभी भी कुछ इसका मतलब जो है निकलेगा नहीं, ठीक है? तो ये अराउंड जो है 2 से 3 मंथ बहुत ज़्यादा बोल दिया। कूइंग जो है आपका, कूइंग जो है वो अराउंड 6 वीक्स। हाँ, तो ठीक ही है, ये एक ही बात है। हाँ, 2 से 3 मंथ ठीक है, अराउंड ठीक है। पर एनआईओएस में वीक्स के टर्म में है तो वो मैं लिख रही हूँ। एंड बैबलिंग 6 महीने के बाद से, ठीक है? अ, मतलब वही हाँ, वो ठीक था वैसे 2-3 मंथ्स ठीक था। इनफैक्ट 4 मंथ्स भी आप कह सकते हो मंथ। बैबलिंग हमारा 6 to 9 मंथ्स बैबलिंग करेगा। और ठीक है, बैबलिंग मतलब समझ रहे हो ना, पा, माँ, हाँ, तोड़-तोड़ के वर्ड्स में बोलना हो गया। तो ये आप 9 to 10 मंथ्स बोल सकते हो, ठीक है? 9 to 10 मंथ्स बोल सकते हो, या 7 टू, जो भी है एक ही बात है। थर्ड हमारा आ जाता है वन वर्ड स्टेज। वन वर्ड स्टेज जिसको हम होलोफ्रास्टिक स्टेज भी बोलते हैं। चलो यहाँ पे मैं लिख नहीं पाई, अब मैं थर्ड स्टेज से शुरू कर रही हूँ। वन वर्ड स्टेज जिसको हम होलोफ्रास्टिक, ठीक है? होलोफ्रास्टिक स्टेज भी बोलते हैं। एंड ये आपको जो है वो 12 महीने यानी कि 1 साल, ठीक है? 1 ईयर, 1 ईयर में आपको जो है 1 साल में बच्चा जो है वन वर्ड यानी होलोफ्रेस्टिक वर्ड्स यानी सिंगल वर्ड यूज़ करने लगता है मीनिंग को कुछ एक्सप्रेस करने के लिए। लाइक अगर उसे बोलना है कि मुझे दूध चाहिए, मुझे दूध पीना है, तो वो क्या बोलेगा? मिल्क। मतलब वो प्रॉपर एक वर्ड बोल पा रहा है ना? इसके हम और एग्जांपल्स देखें। लाइक वो पापा बोल पा रहा है। तो ये जो 1 से 2 साल है ना, यही हमारा टॉडलर वाला एज है। और यहीं पर टॉडलर एज स्टेज, यहीं पर वो साइट वर्ड्स बोल पाता है, ठीक है? लाइक पापा बोलना या मम्मा बोलना या भैया बोलना, साइट वर्ड्स। एक ही वर्ड बोलेगा लेकिन पूरा सेंटेंस ना बोल करके वो मीनिंगफुल बोलेगा, ठीक है? सिंगल वर्ड फंक्शनिंग एज अ फ्रेज और सेंटेंस कह सकते हैं। अगर उसे पानी चाहिए तो बच्चा सिर्फ पानी बोलेगा या मम मम बोलेगा, ठीक है? तो हाँ, लाइक डॉगी हो गया, डॉगी, वो देखो डॉगी, वो ये बताना चाहता है बट वो बोलेगा क्या? डॉगी, इशारा करते हुए, राइट? तो ये सारे साइट वर्ड्स होंगे जिसको हम, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि साइट वर्ड्स कौन से स्टेज में देखने को मिलेगा? तो वन वर्ड स्टेज में, ठीक है? टॉडलर स्टेज होता है 1 to 2 ईयर्स के बीच में, आप कह सकते हो। ओके, अब हमारा जो फोर्थ है, थर्ड हो गया, फोर्थ है हमारा टू वर्ड। हाँ, और होलोफ्रास्टिक भी बोलते हैं वन वर्ड को, टू वर्ड स्टेज। इसको हम जो है वो टेलीग्राफिक स्पीच भी बोलते हैं। ये आप 18 से 24
मंथ्स बोल सकते हो। एंड इसको हम टेलीग्राफिक स्पीच शुरू हो जाता है, यानी कि वो देखो ग्रामर मिसिंग होता है लेकिन मीनिंग अब वो और ज़्यादा क्लियर होना, मतलब वो अब 2 से ज़्यादा वर्ड्स यूज़ करने लगेगा, 2 मीनिंगफुल वर्ड यूज़ करने लगेगा। लाइक मम्मा इधर आओ, या मोर मिल्क, और दूध चाहिए मेरे को। लाइक दूध नहीं, खाना नहीं, अभी भी पूरा सेंटेंस नहीं हो रहा है, लेकिन वो थोड़ा-सा और मीनिंगफुल सेंटेंस बोलने लगता है। दूध खत्म, बॉल दे दो, इस तरह की चीज़ें। मम्मी खाना, मम्मी मुझे रोटी चाहिए, अगर उसे बोलना है, वो ये बताना चाहता है लेकिन वो क्या बोल पाएगा, सिर्फ मम्मी खाना। ठीक है, अगर जैसे बच्चे को बोलना है कि उसकी बड़ी बहन ने या बड़ा भाई ने, दीदी ने मारा, ठीक है, दीदी ने मारा, तो वो क्या बोलेगा, दीदी मारा, है ना? अगर उसे घूमने जाना है तो वो क्या बोलेगा, घूम ही जाना। ये सारे एग्जांपल्स मैं आपको एनआईओएस के पीडीएफ से ही बता रही हूँ, सो डोंट वरी। और इस स्टेज में जो है बच्चा इमिटेट करने भी लगता है, लाइक वो अडल्ट से सेंटेंसेस ले करके अटर करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल द चाइल्ड विल से पापा जा, फॉर पापा जा रहे हैं के लिए वो पापा जा बोलेगा, क्योंकि वो इमिटेट करने की कोशिश कर रहा है। तो कुछ कुछ चीज़ें उसे वो जो है वो कॉपी करने की कोशिश करेगा। हम घूमने जा रहे हैं, अगर कोई अडल्ट ने बोला तो वो बोलेगा घूम ही जा। तो इस तरह की चीज़ें जो है आपको कहाँ मिलेंगी, 2 वर्ड स्टेज में, जिसको हम टेलीग्राफिक स्पीच भी बोलते हैं। अब प्रॉपर हमारा अब आ जाता है नेक्स्ट, 5th हमारा आ जाता है लॉन्ग अटरेंसेस। ठीक है, ये हमारा लॉन्ग अटरेंसेस, ये आपका आराम से जो है 2 से 4 साल के बीच में, या 2 से 4 साल के बीच में दिखने लगेगा। अब यहाँ पर आप सेंटेंसेस बनाने लगते हो, शॉर्ट सेंटेंसेस बनाने लगते हो। फंक्शन वर्ड्स अभी भी गायब होते हैं, बट स्टिल, जैसे कि मुझे बॉल चाहिए, आई वांट बॉल, पापा गो ऑफिस। यहाँ पर जो है और वो ग्रामेटिकल फॉर्म्स इंक्रीज हो जाते हैं, हालांकि अभी भी उतना क्लियर नहीं होता है, बट स्टिल, लाइक आई एम सिंगिंग, डैडीज कार। तो ये सारी चीज़ें अब वो बच्चे जो है वो बोलने लगते हैं। चलो आगे बढ़े। या नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग मॉरल डेवलपमेंट? ऑप्शन ए स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ऑप्शन बी इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफिसर्स एंड कंपनीज, ऑप्शन डी फैमिलीज, कलीग्स एंड कल्चर। क्या कह रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो मॉरल डेवलपमेंट को इफेक्ट करेंगे, जो कर सकते हैं, मॉरल डेवलपमेंट को इफेक्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फैमिलीज, कलीग्स एंड कल्चर। कैसे, ये अभी हम देखेंगे। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखो, मॉरल डेवलपमेंट सुन के ही आपको 2 चीज़ें याद आ जानी चाहिए कि कौन से थिंकर्स इससे लिंक्ड है। एक तो प्याजे है, और मॉरल रियलिज्म ऑटोनॉमी से रिलेटेड कोलबर्ग है, जिन्होंने स्टेजेस ऑफ मॉरल रीजनिंग दी है। तो मॉरल डेवलपमेंट मतलब कि राइट क्या सही है गलत, सही गलत का जजमेंट हो गया, वैल्यू सोशल नॉर्म्स हो गया। तो देखो फैमिली हमारा पहला मॉरल डेवलपमेंट का फैक्टर पूछा है ना। फैक्टर से क्या मतलब हुआ कि कौन कौन से चीज़ें हैं जिससे कि बच्चों के मॉरल डेवलपमेंट पे असर पड़ता है। मतलब बच्चा क्या सही है क्या गलत है ये कहाँ से सीख रहा है। सिंपल शब्दों में बताऊँ, वैल्यूज़ जो है कि ये सही है मेरे हिसाब से, ये गलत है, ये वैल्यूज़ कहाँ से बच्चा डेवलप कर रहा है, किस इन्वायरमेंट से या किस लोगों से बच्चा जो है इन्फ्लुएंस होता है, ह्यूमन जो है इन्फ्लुएंस होता है, हमसे ये पूछा है। तो इसका आंसर जो है वो फैमिली हो जाएगा कि ये सब भी चीज़ें हैं, लेकिन जब फैमिली है तो वो सबसे पहले तो फैमिली ही होगा ना। सबसे पहले मॉरल एजेंट जो है वो फैमिली ही होती है, जहाँ से हम डिसिप्लिन, वैल्यूज़, रिवॉर्ड, पनिशमेंट सीखते हैं। फिर हमारे कलीग्स, पीयर्स आ जाएंगे, जहाँ से हम कॉपरेशन, फेयरनेस, शेयरिंग, रूल्स वगैरह सीख रहे हैं। कल्चर, नॉर्म्स, ट्रेडिशंस, मॉरल स्टैंडर्ड्स। सो हाँ, मॉरल डेवलपमेंट कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन से जो मॉरल डेवलपमेंट है वो ग्रो करता है। देखो ये है हमारा एनआईओएस का, एनआईओएस के पीडीएफ से मैं बता रही हूँ। मॉरल डेवलपमेंट के बारे में थोड़ी सी चीज़ें पढ़ लेते हैं, आपको 506 ब्लॉक 1 में मिलेगा। तो मॉरल डेवलपमेंट के अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे आएंगे।
मॉरल डेवलपमेंट पहले क्या होता है, एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल डायमेंशंस है ह्यूमन बींग्स का। ठीक है, बेसिकली मॉरल डेवलपमेंट को हम कैरेक्टर डेवलपमेंट बोल सकते हैं कि हमारा कैसा कैरेक्टर है, वो डिपेंड करता है कि हमारा मॉरल डेवलपमेंट कैसा हुआ है। ठीक है, अब जो मॉरल बिहेवियर है ना, वो टोटल किसी भी इंसान के टोटल पर्सनालिटी का एक बहुत ही एसेंशियल क्वालिटी है। अगर आपको किसी इंसान की टोटल पर्सनालिटी बतानी है ओवरऑल, तो उसमें वन ऑफ द जो एसेंशियल पॉइंट है जिसका आप ध्यान रखोगे, वो आपका मॉरल बिहेवियर भी होगा। ठीक है, हाँ। अब ह्यूमन बींग्स है ना, ऐसा नहीं है कि बाय बर्थ ही मॉरल या इमोरल होते हैं। बाय बर्थ नहीं होते हैं मॉरल या इमोरल। उनका जो कैरेक्टर है वो ना शेप होते रहता है, मोल्ड होते रहता है। और कैसे मोल्ड होता है? पेरेंट्स के द्वारा, रिलेटिव्स के द्वारा, नेबर्स के द्वारा, क्लास, स्कूलमेट्स एंड अदर पाल्स, पीयर्स एंड लार्जर सोसाइटी के मेंबर्स के द्वारा। ठीक है, तो इसमें हमने वही फैमिली देख लिया, तो पेरेंट्स हो या फैमिली हो, तो उनके द्वारा जो है हमारे कैरेक्टर जो है वो मोल्ड होता रहता है। मतलब हमारा जो कैरेक्टर है वो किनके हाथों में? पेरेंट्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, स्कूलमेट्स, दोस्त, यार वगैरह और लार्जर सोसाइटी के जो अदर मेंबर्स हैं। देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि द डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, हाँ। डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर मतलब मॉरल डेवलपमेंट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो पहला तो हो गया हमारा बायोलॉजिकल मेकअप ऑफ द इंडिविजुअल, जिसमें आपके पेरेंट्स और ऊपर जो भी चीज़ें हमने बताई जो बायोलॉजिकली कनेक्टेड है इंडिविजुअल से। तो पेरेंट्स, फैमिली, ये आ गई है ना, पेरेंट्स। वैसे फैमिली ज़्यादा बेटर है, क्योंकि भाई वगैरह भी तो आ जाएंगे ना, आपके रिलेटिव्स भी आ जाएंगे। फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। सोशल इन्फ्लुएंस, तो देखो ऑप्शन में ना ब्रॉड ऑप्शन ना दे करके आपको जो है वो उन्होंने स्पेसिफिक दे दिया। हाँ, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस वगैरह भी थे, वो भी फिजिकल एनवायरनमेंट में आएगा। तो ये थोड़ा सा शातिर है, खेलते हैं। हाँ, शातिर खेलते हैं पार्ट बी में ये लोग। सोशल इन्फ्लुएंसेस हो गया, कल्चर लेगेसी, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कम्युनिटी, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, होलसम एंड वर्थवाइल एक्सपीरियंसेस, कॉन्शियस ट्रेनिंग एंड सैंक्शन ऑफ पनिशमेंट गिवन बाय एल्डर मेंबर्स। अब इन्होंने तो स्टेज वाइज समझाया है, चलो थोड़ा सा ये भी हम देख लेते हैं। इन्फेंसी में देखते हैं, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ, है ना, ये हमने देखा कि बच्चा जो है नाइदर मॉरल या इमोरल पैदा होता है। वो जो बच्चा है, ही और शी, वो बॉर्न होता है विद द कैपेसिटी फॉर ग्रोथ थ्रू मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, इस कैपेसिटी के साथ कि वो मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस के साथ ग्रो करेगा। अटेनमेंट ऑफ रिक्विजिट मैच्योरिटी इज एसेंशियल बिफोर द चाइल्ड कैन डिस्प्ले सर्टेन टाइप्स ऑफ कंडक्ट। है ना, मैच्योरिटी का होना ज़रूरी है, जिससे पहले कि वो पहले ही डिस्प्ले कर दे वो इमोरल है, मॉरल है, ये सब तो नहीं बता सकते। तो ये मैच्योरिटी अटेन करना बहुत ज़रूरी है मॉरल डेवलपमेंट के केस में। पैटर्न्स ऑफ कंडक्ट आर लर्नड एट होम्स, है ना, किस तरह का बिहेवियर हमें करना है वो हम घर पे ही सीखते हैं। ऐसा नहीं कि प्रॉपर पेन कॉपी लेके सीखते हैं, बल्कि ये हम इंटरनलाइज करते हैं। हाँ, और जो पनिशमेंट्स मिलते हैं पेरेंट्स के द्वारा, उससे भी हम ये इंटरनलाइज़ करते हैं क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। ठीक है? तो ये भी कहीं न कहीं मॉरल सेल्फ एंड कंसाइंस के डेवलपमेंट में काम आता है, कि घर में हम क्या सीख रहे हैं, घर में क्या पनिशमेंट्स पेरेंट्स दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, किस चीज़ पे दे रहे हैं, किस चीज़ पे नहीं दे रहे हैं। प्री स्कूल स्टेज में टीचर्स भी हेल्प करते हैं डिज़ायरेबल कंडक्ट डेवलप करने में। डिज़ायरेबल कंडक्ट से मतलब है कि क्या चीज़ें जो डिज़ायरेबल है करना, क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो टीचर्स भी हेल्प करते हैं बच्चों में ये डेवलप करने में कि क्या डिज़ायरेबल कंडक्ट है। अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल ऑफ द बिहेवियर्स के थ्रू वो ये करते हैं कि क्या चीज़ें जो है, कौन सी बिहेवियर अप्रूवल है, अप्रूव्ड है, कौन सी बिहेवियर्स जो एक्सेप्टिंग नहीं है। एंड वो लिव्ड एक्सपीरियंसेस के साथ वाइल लिविंग एक्सपीरियंसेस, प्रोवाइडिंग वर्थ लिविंग एक्सपीरियंसेस थ्रू प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर एंड पेन। ठीक है, बच्चे को समझ आता है कि क्या चीज़ एक्सेप्टेंस है सोसाइटी की एट अ लार्ज में, क्या चीज़ें एक्सेप्टेड है, क्या चीज़ें नहीं है। या क्या, हाँ, एक्सपेक्टेशंस क्या क्या है, एक्सेप्टेंसेस क्या क्या है, वो बच्चा जो है प्लेजर एंड पेन के थ्रू सीखता है। चाइल्डहुड में ड्यूरिंग दिस पीरियड द पीयर ग्रुप प्लेज एन प्रोमिनेंट रोल। ठीक है, इन डेवलपिंग द मॉरल बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन थ्रू डिसिप्लिनरी प्रोसीजर दे फॉलो। चाइल्डहुड में आपका पीयर ग्रुप मेजर रोल प्ले करता है। बच्चों का जो कॉन्टैक्ट है वो चाइल्डहुड फेज में और ज़्यादा वाइडर होता है, सेकेंडरी ग्रुप के साथ वाइडन होता है। एंड जो रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट पेरेंट्स, टीचर्स एंड अदर सोसाइटल मेंबर्स के द्वारा गिवन दिया जाता है, वो उससे भी और हेल्प मिलता है मॉरल सेल्फ को स्ट्रेंथन करने में। एंड इन दो ड्यूरिंग दीज टू पीरियड्स द चिल्ड्रन कम टू कन्फर्म विद द सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स, है ना, मॉरल मोर्स एंड कोड।
ऑनेस्टी, ट्रस्टफुलनेस, ट्रस्टवर्दी, ये सारी जो है मीनिंगफुल इस टाइम पे देखी जाती हैं। चलो, द पावर ऑफ इनहिबिशन एंड एबिलिटी फॉर सेल्फ डायरेक्शन टुवर्ड्स सेल्फ चूजन एंड्स बिगिन टू डेवलप। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डैश रेफर्स टू फ्री एसोसिएशन, ड्रीम्स और रेफरेंस। तो इसका आंसर क्या होगा वो हमें बताना है। तो पहले तो इसमें क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि कौन से टाइप की थिंकिंग है या फिर कॉग्निशन है, जिसमें कॉग्निशन में कौन सी थिंकिंग में, किस तरह की थिंकिंग में, टाइप ऑफ, ओके सॉरी सॉरी, एक मिनट, मैंने थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। नहीं नहीं ठीक है, मैं ठीक बोल रही थी कि कौन से टाइप की थिंकिंग या फिर कॉग्निशन में बच्चा जो है या अडल्ट जो है इन्वॉल्व होता है, कब, जब वो रैंडम थॉट्स सोचता है। ठीक है, रैंडम थॉट्स सोच रहा है, रैंडमली सोच रहा है, फ्री एसोसिएशन लिखा है ना, ठीक है, या वो ड्रीम कर रहा है या इमेजिनेशन में लॉस्ट है। ठीक है, तो किस तरह की थिंकिंग में ऐसा चीज़ें देखी जाती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट कॉग्निशन। ओके, इनडायरेक्ट कॉग्निशन का मतलब ही होता है कि वो इमेजिन भी कर रहा है, रिफ्लेक्ट भी कर रहा है और अनकॉन्शियस प्रोसेसेस के थ्रू भी हो रहा है। फ्री एसोसिएशन जो है वो इनडायरेक्ट कॉग्निशन में ही आता है। रेवरी, रेवरेंस मतलब हो गया डे ड्रीमिंग। ठीक है, रेवरेंस मतलब हो गया डे ड्रीमिंग। तो ये सारी चीज़ें जो वो इनडायरेक्ट कॉग्निशन में होता है। डायरेक्ट कॉग्निशन क्या होता है कि वो गोल ओरिएंटेड होता है, बट अगर इन मतलब अगर रैंडमली हो तो फिर वो हमारा इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको समझ आ गया, तो डायरेक्ट तो नहीं होगा। बाकी इक्वालिटी तो वही जस्टिस रिलेटेड थिंकिंग हो गया। और मल्टी डायमेंशनल में क्या होता है कि मल्टीपल साइमल्टेनियस प्रोसेसेस, कि आप मतलब ड्रीम्स के बारे में तो नहीं हुआ कि एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हो। तो डे ड्रीम्स, इमेजिनेशन, डे ड्रीमिंग, प्ले, फ्री एसोसिएशन, ये सारी चीज़ें जो है वो इनडायरेक्ट कॉग्निशन में आ जाएगा। अब हमारा जो क्वेश्चन 2 है, हाँ एक मिनट, क्वेश्चन 2 बोल रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, वो क्या कह रहा है, अप टू एज ऑफ 3 years अ चाइल्ड हैज़ मास्टर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज़। 3 साल तक बच्चा कौन सा जो है वो मास्टर कर लेता है, ग्रॉस या फाइन मोटर, फाइन मोटर स्किल्स, फाइन होगा, मोटिवेशनल स्किल्स, ओके। तो ये तो खैर ठीक है, देखते हैं। वैसे मोटिवेशनल तो होगा नहीं, 3 साल में बच्चे के अंदर मोटिवेशनल स्किल्स कहाँ से आ जाएगा। स्पीकिंग, वोकैबुलरी एंड सेंटेंसेस, ओके। सिटिंग, वॉकिंग एंड एडिक्वेट हैंड आई कोऑर्डिनेशन, लाइफ वर्क पर्सनैलिटी एंड रिलेशनशिप, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। अब देखो इन दोनों में बच्चा प्रॉपर्ली वोकैबुलरी तो नहीं बोल पाएगा, तो जो है इसका सटीक आंसर हमारा यही होगा, सटीक क्या यही होगा, परफेक्ट आंसर। सिटिंग, वॉकिंग एंड एडिक्वेट हैंड आई कोऑर्डिनेशन 3 साल तक बच्चा जो है मास्टर कर चुका होगा, क्योंकि यहाँ पे मास्टर लिखा है ना, तो स्पीकिंग वोकैबुलरी तो मास्टर नहीं करेगा, तो इसका आंसर जो है वो यही हो जाएगा, मोटर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो बाय द एज ऑफ 3 बच्चे में ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स दोनों ही आने लगते हैं। देखो अगर मैं इसकी बात करूँ, जो सिटिंग वॉकिंग हो गया, सिटिंग वॉकिंग क्लाइंबिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो ग्रॉस मोटर स्किल्स में आएंगी, ग्रॉस मोटर स्किल्स में आएंगी, है ना। और जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन हो गया आपका, हैंड आई कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, लाइक ड्राइंग करना, ब्लॉक्स अरेंज करना, तो ये आपका जो है वो फाइन मोटर स्किल्स में आ जाएंगी। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्चुअली ये मैं एक दिन बाद वीडियो बना रही हूँ 9th क्वेश्चन से, क्योंकि मैं मतलब मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मुझे छोड़ना पड़ा था, मैं नहीं बना पा रही थी। तो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं उसी के आगे। विच वन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द इफेक्टिव डोमेन। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो इफेक्टिव डोमेन में नहीं आता है। सबसे पहले अफेक्टिव डोमेन, है ना, यानी कि ये इमोशन से रिलेटेड है। अफेक्टिव डोमेन किससे डील करता है हमारा, ओके तो हम इसकी बात कर लेते हैं कि जो हमारा ये अफेक्टिव डोमेन है ये किसके द्वारा गिवन है। ब्लूम
एंड क्रैथवोल। क्रैथवोल, ठीक है। इन दोनों के द्वारा ये अफेक्टिव डोमेन गिवन है। एंड ये किससे डील करता है? फीलिंग्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स, वैल्यूज, मोटिवेशन, ठीक है, इन सभी चीज़ों से डील करता है। तो अफेक्टिव डोमेन मतलब वो एरिया ऑफ लर्निंग हो गया जो कि फीलिंग्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स, वैल्यूज, इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन से रिलेटेड हो। मतलब जो फीलिंग्स वाला हो ना, जो इमोशन से रिलेटेड हो, वो वाला। हाँ, कॉग्निटिव से नहीं हो, ना ही साइकोमोटर से हो, स्किल्स करना या थिंक करना, नहीं, है ना। तो हमारे जैसे एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचिंग, इंटरेस्ट इन अ सब्जेक्ट, इमोशनल रिस्पॉन्स, तो ये एग्जाम्पल्स मैं बता रही थी। तो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो ऑब्वियसली मोटिवेशनल स्किल हमारा इफेक्टिव डोमेन का पार्ट है, ठीक है। इमोशन है, एटीट्यूड है, जैसा मैंने भी बताया इफेक्टिव डोमेन में आता क्या क्या चीज़ें हैं। तो ऑब्वियसली इसका आंसर हमारा इम्पल्स होगा, क्योंकि इम्पल्स इफेक्टिव डोमेन में इंक्लूड नहीं होता है। इम्पल्स मतलब कोई चीज़ सडन हो, अनकंट्रोल्ड अर्ज हो। सो ये बायोलॉजिकल ड्राइव से ज़्यादा लिंक्ड हम रिलेट कर सकते हैं इसको। सेल्फ कंट्रोल, बिहेवियर रेगुलेशन से रिलेट कर सकते हैं, ना कि फीलिंग से, है ना, या वैल्यू, फीलिंग्स और वैल्यूज से हम नहीं करते। तो जो इफेक्टिव डोमेन है ना, वो जो हमारे डेवलप्ड हो चुके हैं एटीट्यूड्स, जो हमारे एटीट्यूड, डेवलप्ड एटीट्यूड्स एंड इमोशंस हैं, उस पे फोकस करता है। इमोशंस, एटीट्यूड्स, वैल्यूज, मोटिवेशन, ये हमेशा से ध्यान रखना, ये आपका जो एटलीस्ट कॉमन है, ये इससे डील करेगा ही करेगा। इमोशंस, एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड मोटिवेशन, इफेक्टिव डोमेन इन सभी चीजों से डील करेगा। देखो, अब हम एक बार ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ लेते हैं कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में हमने देखा था, मतलब उनके ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में क्या क्या डोमेन्स ऑफ लर्निंग है, यहाँ देख लें। ऐसा लग रहा है बहुत दिन बाद दिख रही हूँ, लिखा ही नहीं जा रहा है। एक दिन में मार क्या पड़ जाऊँ, सब रूटीन खराब हो जाता है, ठीक है। डोमेन्स ऑफ लर्निंग में हमारा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, जो कि किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? बेंजामिन ब्लूम ने। एंड लेटर जो जैसे अफेक्टिव डोमेन आया, साइको मोटर डोमेन आया, तो ये इसको एक्सपैंड किसने किया था? क्रैथवोल ने, ठीक है। क्रैथवोल ने, जो मैंने भी बताया था ना, वही है। तो बेसिकली जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, वो क्या एक्सप्लेन करती है कि कैसे लर्निंग आउटकम्स है वो डिफरेंट डोमेन्स में क्लासीफाई किए जाते हैं। तो उन्होंने टोटल तीन तीन मेजर डोमेन्स की बात की है। पहला हमारा होता है कॉग्निटिव, कॉग्निटिव डोमेन, जिसमें आपका, हाँ, हेड हो गया, हेड से रिलेट कर लो, हेड थिंकिंग। मेंटल एबिलिटीज, नॉलेज से डील करता है, लाइक नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन, क्रिएशन, ये सारी चीज़ें कॉग्निटिव डोमेन में आएगी। एंड दूसरा हमारा इफेक्टिव ही ले लो आप, इफेक्टिव डोमेन, जो कि अभी मैंने बताया कि किससे डील करता है? फीलिंग्स से, इमोशंस, एटीट्यूड्स, वैल्यूज, इंटरेस्ट, मोटिवेशन से। अब लेवल्स ऑफ इफेक्टिव डोमेन की भी बात कर लें। पहला हो गया रिसीव करना, रिस्पॉन्ड करना, वैल्यू करना, ऑर्गेनाइज करना, एंड देन कैरेक्टराइजेशन बाय वैल्यू। ओके, थर्ड हमारा आता है साइकोमोटर डोमेन। ओके, साइकोमोटर डोमेन, जो कि ये फिजिकल एक्टिविटीज, मोटर स्किल्स, एक्शंस वगैरह से डील करता है। हैंड, डूइंग, राइटिंग्स, ड्राइंग, लैब स्किल्स, टीचिंग स्किल्स, डेमोन्स्ट्रेट करना, परफॉर्म करना। तो ये आपका जो है वो आ जाएगा। यस, ओके। अब ना साइको सोशल होता है एक, कभी कभी अफेक्टिव को हम उसमें भी ले लेते हैं। अगर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में नहीं पूछा गया हो तो हम इस पे ले लेंगे। जस्ट अ मिनट, हाँ हाँ, इधर साइको सोशल है ना। अगर आपको इन जनरल पूछा है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में नहीं पूछा है, तो हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, या इस तरह से भी लिखा हो सकता है कि आपको एक मैं यहाँ पे बता दूँ कि आपको एक, डिलीट कर रही हूँ, ठीक है, आपको एक फिजिकल डोमेन बोल लिख देगा, तो वो भी सही है। कॉग्निटिव तो हम दोनों में ही कॉमन है, और साइको सोशल लिख लेगा, साइको सोशल। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो साइको सोशल है वो भी इसी में ही आएगा।
है। साइको सोशल में हमारा इमोशंस, पर्सनैलिटी, इफेक्ट, सोशल रिलेशनशिप, ये सारे जो है साइको सोशल में आ जाएगा। तो ये अफेक्टिव डोमेन इसी में आ जाएगा। बट अगर अफेक्टिव बोला यानी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से लिया गया है, तो इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बेबी टीथ आर मार्क्ड बिटवीन डैश एंड डैश मंथ्स। ऑप्शन ए 5 and 7, 6 and 8, 10 to 12, एंड ऑप्शन डी 9 and 11 months। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 and 8 months। 6 and 8 months। तो इसमें बेबी टीथ बोला है ना, बेबी टीथ का क्या मतलब है? बेबी टीथ का मतलब यहाँ पर है मिल्क टीथ, ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं डिसीडियस टीथ भी। हाँ आई नो, ये जैसे अगर डेट या एज, मंथ, ईयर, टाइम, ये सारी चीज़ें पूछ ले तो याद करना मुश्किल है, बट इससे रिलेटेड अगर कोई डेटा अगर आप समझ पा रहे हो, वो एटलीस्ट एब्जॉर्ब कर पा रहे हो, तो क्या पता कहीं और काम आ जाए, है ना? क्योंकि मैंने बता दिया कि बेबी टीथ 6 से 8 महीने में आएगा, तो ज़रूरी नहीं है आपको 10 दिन बाद ये चीज़ें याद रहेंगी। ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि कब क्या चीज़ हो रही है, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, अलग-अलग ड्यूरेशन में, वो सब याद करना मुश्किल है, तो घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है? टोटल जो है वो 20 दाँत होते हैं, टेम्परेरी, ठीक है? बेबी टीथ जो टेम्परेरी होते हैं, वो 20 दाँत होते हैं, जो कि 6 से 8 मंथ्स के बीच में देखा जाता है। अब एक ना टीथिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है? टीथिंग, लेट मी राइट, टीथिंग, टीथिंग बिहेवियर कह सकते हैं, या टीथिंग प्रोसेस, जो भी है, इस तरह से चीज़ें। तो टीथिंग प्रोसेस में क्या होता है, ये जो टीथिंग प्रोसेस है कि 3-4 महीने से बच्चे जो है, बच्चे के सामने जो चीज़ें दिखती हैं, वो उसे मुँह में डालने लगता है, ठीक है? तो ये 3 से 4 मंथ में आपको देखने को मिलेगा। एक्चुअल दाँत निकलना जो है थोड़ा लेट शुरू होते हैं, 3 से 4 मंथ जो है वो टीथिंग प्रोसेस है, लेकिन एक्चुअल दाँत निकलना थोड़ा बाद में होते हैं, जो कि कब होते हैं? एक्चुअल में 6 टू 8 मंथ्स में बच्चों के टेम्परेरी टीथ जो है, पहला बेबी टूथ जो है वो अराउंड 6 मंथ्स में आने लगता है, ठीक है? ऑल्सो चलो ये रहने देते हैं। और परमानेंट टीथ, परमानेंट, परमानेंट टीथ कब देखने को मिलेगा? तो परमानेंट टीथ जो है वो अराउंड 6 टू 7 ईयर्स में देखने को मिलेगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? गुड फैमिली वैल्यूज आर एक्सप्रेस्ड थ्रू डैश। ये तो काफ़ी इजी है यार, ये देखो, इंडिविजुअल एजुकेशन, कहीं से लग रहा है गुड फैमिलीज वैल्यू, इसके थ्रू हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। सबसे आइडियल आंसर जो है वो ये लग रहा है, टीम वर्क, ऑनेस्टी, कंपैशन के थ्रू हम अच्छी फैमिलीज वैल्यू की, हमारे जो अच्छे संस्कार है, वो फैमिली की जो वैल्यूज़ है, जो हम अच्छे वैल्यूज़ सीख रहे हैं, वो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी टीम वर्क के थ्रू, ऑनेस्टी, कंपैशन के थ्रू, है ना? मॉरल क्वालिटीज जो फैमिली में डेवलप होती हैं, जैसे ऑनेस्टी, कोऑपरेशन, एम्पैथी, रिस्पेक्ट, केयर फॉर अदर्स। तो हाँ, तो ये हो जाएगा। ये हम जो है फैमिली एनवायरनमेंट में नेचुरली हम सीखने को हमें मिलता है, नेचुरली हम सीखते हैं। और फैमिली हमारा पहला, सबसे पहला सोशल कॉन्स्टिट्यूशन अगर हमसे पूछ लिया जाए कौन है, तो सबसे पहला फर्स्ट सोशल इंस्टीट्यूशन हमारा फैमिली होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज चाइल्ड डेवलपमेंट डज नॉट टेक प्लेस? किस एरिया में बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होगा? फाइनेंशियल, फिजिकल, इमोशनल स्किल्स, या फिर मेंटल? तो यार ऑब्वियसली फाइनेंशियल में क्यों होगा? फाइनेंस का चाइल्ड डेवलपमेंट के एरिया से क्या लेना देना, है ना? बच्चे का डेवलपमेंट हमसे पूछा है कि किस एरिया में, किस डायमेंशन में होता है, या कौन सा एरिया चाइल्ड डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं है, पूछ रहा है ना? तो बच्चे में जो बर्थ से मैच्योरिटी तक होने वाले चेंजेस को ही हम चाइल्ड डेवलपमेंट बोलते हैं। अब ये चेंजेस बॉडी में हो सकते हैं, माइंड में होंगे, इमोशंस में भी चेंजेस आएंगे, बिहेवियर स्किल्स में भी चेंजेस आएंगे, है ना? तो ये तीनों तो होंगे, फाइनेंशियल नहीं होगा इसका आंसर। फाइनेंशियल डेवलपमेंट तो हमारा एडल्ट से रिलेटेड होता है ना, तो ये आपका नहीं होगा। कौन सा? हाँ, अब जो मेन एरियाज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट है, ये तो ईजी था। कौन कौन से होते हैं? फिजिकल डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, मेंटल, इमोशनल
डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज एंड स्किल डेवलपमेंट, ये होते हैं हमारे मेन एरियाज ऑफ सोशल चाइल्ड डेवलपमेंट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज triple antigen vaccine is given to the child to prevent which of these prevalent disease. हमसे बोल रहा है कि जो ट्रिपल एंटीजन एक वैक्सीन है, ये हम क्यों देते हैं, मतलब क्या कौन कौन से डिजीजेस प्रिवेंट करने के लिए. तो देखो सबसे पहले तो इस टर्म से क्लियर होना ज़रूरी है. क्या है ट्रिपल एंटीजन, है ना. ट्रिपल का मतलब ही हमें पता चल रहा है क्या, 3, यानी कि तीन डिजीजेस की बात कर रहा है. ठीक है. और एक मिनट, वैक्सीन तो ये मतलब ये एक वैक्सीन है, पॉपुलरली डीपीटी के नाम से इस वैक्सीन को जाना जाता है. किस नाम से, डीपीटी के नाम से इस वैक्सीन को जाना जाता है. किस वैक्सीन को, ट्रिपल एंटीजन, ये रहा ट्रिपल एंटीजन. ठीक है. इसको हम क्या बोलते हैं इस वैक्सीन को, डीपीटी. अब इसका फुल फॉर्म क्या है, तो डी से हमारा मैं ऐसे लिख देती हूँ, एक मिनट. डी से हमारा हो गया डिफ्थेरिया, पी से पोलियो नहीं होता है, पी से हमारा परटूसिस होता है. ठीक है. जिसको हम वूपिंग कफ भी बोलते हैं. ये पी था बच्चों. और टी से हमारा टेटनस हो गया. टाइफाइड बना देना इसको, कि हम तो यही सुने हमने सबसे ज़्यादा, हम यही बोलेंगे. सही से लिख देती हूँ थोड़ा. ठीक है. तो डीपीटी वैक्सीन जो है इन तीनों मतलब वैक्सीन जो है इन तीनों को प्रिवेंट करने के लिए होता है. कौन तीनों, डिफ्थेरिया, परटूसिस, वूपिंग कफ. मतलब ये बहुत ही मतलब सीरियस डेंजरस कफ होता है, जो तेजी से फैलता भी है, बच्चों में ज़्यादा होता है देखा जाता है. टेटनस हो गई. ठीक है. तो अब ऑप्शन देख लेते हैं. डेंगू ये सब तो नहीं होगा, ये कैंसिल. ये जॉन्डिस आ गया, ये भी नहीं है. डायरिया आ गया, ये भी नहीं है. तो इसका आंसर ये होगा डिफ्थीरिया. देखो ये पोलियो नहीं होना चाहिए, पोलियो नहीं होगा, ये गलत लिखा है. पोलियो नहीं होता है मेरे ख्याल से, क्योंकि डीपीटी जब बोला है तो पी से पर हमने देखा क्या होता है, पी से परटूसिस होता है. परटूटिस जिसको हम वूपिंग कफ भी बोलते हैं, टूटिस. ठीक है. एंड टेटनस, ये 3 चीज़ होता है, पोलियो नहीं होगा. क्या नाम है, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन. चलो नेक्स्ट. अच्छा कुछ और देख लेते हैं. मतलब अगर मैं आपको कुछ और फुल फॉर्म्स बताऊं, कुछ कॉमन वैक्सीन बता देती हूँ. जैसे एक होता है हमारा, एक मिनट. अच्छा ठीक है, पहले ये देख लो कि ये जो ट्रिपल एंटीजन है ना, ये हम बचपन में ही देते हैं, अर्ली चाइल्डहुड में दिया जाता है एज अ पार्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन के, मतलब एज अ पार्ट ऑफ इम्यून बॉडी में प्रोवाइड करने के लिए, एज अ पार्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन शेड्यूल. ये ट्रिपल एंटीजन जो है वो अर्ली चाइल्डहुड में, अर्ली चाइल्डहुड का क्या एज होता है, मतलब वो क्या रेंज होता है, वो ज़रा बताना. हाँ सॉरी. अब देखो कुछ अदर कॉमन हम वैक्सीन एंड डिजीजेस की बात करें तो एक जैसे BCG है, ये आपका टीबी के लिए है. इसका फुल फॉर्म बहुत ही खतरनाक है, बैसिलस कैलमेटे-यूरिन. ठीक है. तो BCG टीबी के, बस सुन लो कि एटलीस्ट थोड़ा तो सुना सुना सा लगे. ओपीवी हमारा पोलियो के लिए होता है. तो वो उस डीपीटी में ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन में पोलियो नहीं होता है. बाकी एक बार चेक कर लेना अगर आपको ये लगे, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता नहीं होता है. और तो ओपीवी हमारा पोलियो, ओरल पोलियो वैक्सीन. ठीक है. ओरल पोलियो वैक्सीन. और एक हमारा IPV भी होता है, ये भी पोलियो के लिए होता है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन. एक हमने डीपीटी देख लिया. एक सिर्फ DT भी होता है, इसमें डिफ्थेरिया और टेटनस ही होता है. एक TT भी होता है, टेटनस टॉक्साइड. मीजल्स के लिए भी वैक्सीन होता है. और एक हेपेटाइटिस
बी वैक्सीन भी होता है, ये आपका लीवर इन्फेक्शन के से प्रोटेक्ट करने के लिए, हेपेटाइटिस बी के लिए होता है। और एक हिप वैक्सीन भी होता है, ये ओके ये रहने देते हैं। रोटा वायरस सीवियर डायरिया के लिए होता है। एंड दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोस्ट important influence on a child's brain development? So the options are knowledge, assessment and learning, caring, responsive relationship, caste and gender. क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि चाइल्ड के ब्रेन डेवलपमेंट पर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस चीज़ का होता है इनमें से। तो इसका आंसर हो जाएगा केयरिंग एंड केयरिंग रिस्पॉन्सिव रिलेशनशिप। ठीक है, तो जो बच्चों का ब्रेन रिलेशनशिप्स के थ्रू डेवलप होता है, जब जैसे केयर गिवर रिस्पॉन्ड करता है ना, केयर दिखाता है, इमोशनली अवेलेबल होता है बच्चों के लिए, तो ब्रेन में स्ट्रॉन्ग न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। तो जितना अच्छा केयर, जितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा बच्चों के प्रति, उतना अच्छा ब्रेन डेवलपमेंट होगा। तो एक केयरिंग और रिस्पॉन्सिव रिलेशनशिप जो है सबसे अच्छा माना जाता है। अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि जो ब्रेन डेवलपमेंट है सबसे फास्टेस्ट कब देखा जाता है, ठीक है, सबसे फास्टेस्ट कौन से साल में होता है ब्रेन डेवलपमेंट? तो 0 से शुरुआत के 6 साल में ब्रेन डेवलपमेंट सबसे फास्टेस्ट होता है। तो और क्या-क्या अगर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, रिस्पॉन्सिव केयर गिविंग हो गया, इमोशनल सिक्योरिटी, पॉजिटिव इंटरैक्शन, ठीक है? हाँ, तो मतलब अगर अगर हम इसको अटैचमेंट थ्योरी से कनेक्ट करके देखें, जो कि जॉन बाउल्बी ने दिया था, तो अगर आपका सिक्योर अटैचमेंट होगा, तो हेल्दी ब्रेन डेवलपमेंट होगा, ठीक है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the prenatal period? Let's see options क्या क्या है। From birth to 2 years, या from the day of conception to 1 year, या from the day of conception to the birth of the child, या फिर birth से लेकर के 5 साल तक। देखो प्री नेटल का मतलब क्या है, पहले तो ये बताओ। प्री नेटल पीरियड मतलब कि प्री मतलब पहले, प्री मतलब क्या होता है, प्री नाटल है ना, तो इसमें प्री मतलब क्या होता है, बिफोर, और नाटल मतलब कि बर्थ, यानी प्री नाटल पीरियड का मतलब है बिफोर बर्थ, है ना, बर्थ से पहले का पीरियड। सो इसका आंसर क्या होगा, जब बर्थ से पहले का बोला है, तो ये हमारा कंसेप्शन से ही तो शुरू होगा ना, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी, द पीरियड फ्रॉम द डे ऑफ कंसेप्शन टू द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। मतलब प्रीनेटल पीरियड जो है वो कंसेप्शन से ही शुरू हो जाता है और जब चाइल्ड के बर्थ पर खत्म होता है प्रीनेटल पीरियड। इस पीरियड में होता क्या है, बेबी का बॉडी, ब्रेन और ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, है ना। तो मतलब जब बच्चे माँ के गर्भ में होते हैं, वो वही हमारा प्रीनेटल पीरियड होता है, और तब से लेकर के कंसेप्शन से लेकर के जब बच्चा पैदा हो जाता है तब तक वो प्रीनेटल पीरियड रहता है। समझ में आ गया। एक होता है हमारा पोस्ट नेटल। चलो अब इधर देख लेते हैं, अ, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं प्री नेटल, और एक हमारा होता है पोस्ट नेटल। ये प्री नेटल तो हो गया बर्थ से पहले, है ना, कंसेप्शन। एक मिनट, वैसे कुछ है नहीं, बस एक ही पॉइंट इसमें बताना है, क्या कि ये हमारा होता है कंसेप्शन टू बर्थ। देखो इस केस में आप यही कर सकते हो, जब मैं लिख रही हूँ ना तो आप थोड़ा 2x में कर सकते हो, कि लिखने में टाइम लगता है मेरे को, तो कंसेप्शन टू बर्थ, ठीक है। ये हो गया प्रीनेटल पीरियड। पोस्ट नेटल में क्या होता है, बर्थ के बाद के पीरियड्स, बर्थ के आफ्टर बर्थ के जितने भी बाद के पीरियड है वो। समझ में आ गया। अब ना प्री नेटल के कितने पीरियड्स होते हैं, मान लो अगर आपसे ये पूछ लिया, क्या पूछ लिया, स्टेजेस ऑफ प्री नेटल, स्टेजेस ऑफ प्री नेटल पीरियड पूछ लिया तो क्या बताओगे आप। देखो 3 स्टेजेस होते हैं, ठीक है, प्री नेटल डेवलपमेंट में भी 3 स्टेजेस होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। एक मिनट, ये ना थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लग रहा। हाँ, कौन कौन से 3 स्टेज होते हैं, एक हमारा होता है जर्मिनल स्टेज। जर्मिनल स्टेज ये आपका 0 से 2 वीक्स के बीच में कह सकते हो आप, ठीक है। और फिर हमारा होता है एम्ब्रियोनिक, जब एम्ब्रियो डेवलप होने लगता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज, ये आपका 2 से 8 वीक्स में बन जाता है। फिर हमारा फीटल स्टेज आता है,
ये आपका 9th वीक से लेकर के टिल बर्थ तक। तो आपको प्रीनेटल डेवलपमेंट के स्टेजेस पता चल गए। 3 स्टेजेस होते हैं एंड ये जो प्रीनेटल डेवलपमेंट है, ये कैसा डेवलपमेंट होगा, वो डिपेंड करेगा, वो किससे इन्फ्लुएंस करेगा, मदर का न्यूट्रिशन कैसा है, मदर का हेल्थ, मदर का स्ट्रेस और क्या वो सब्सटेंस यूज़ कर रही हैं। तो ये होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आई होप आप इसको ध्यान रखोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू सोशियो कल्चरल फैक्टर्स affect development? Option A, by giving it a family context. Option B, by giving it a social context. Option C, by giving it a physical context, या फिर by giving it cultural context. क्या कह रहे हैं कि हाउ डू सोशियो कल्चरल फैक्टर डेवलपमेंट को कैसे अफेक्ट करता है। तो देखो, पहले तो सोशियो कल्चरल फैक्टर क्या होता है। सोशियो कल्चरल का मतलब, सोशियो मतलब कि सोसाइटी, है ना। सोशियो मतलब सोसाइटी, एक मिनट, सोसाइटी, पीपल और हमारा सोशल इंटरैक्शन यानी कि इंटरैक्शन, ठीक है। कल्चरल, कल्चरल में हमारे आ गए वैल्यूज, बिलीव्स, ट्रेडिशंस, ठीक है, लैंग्वेज, ये हमारे कल्चरल में आ गए। तो ये बच्चे जिस सोसाइटी और कल्चर में बड़ा होता है उसका सबसे कैसे होता है, मतलब कैसे ये डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, ये दोनों जो फैक्टर्स है, सोसाइटी और कल्चरल फैक्टर्स जो है वो कैसे डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर है बाय गिविंग इट अ सोशल कॉन्टेक्स्ट। सोशियो कल्चरल की बात हो रही है तो आप सोशल कॉन्टेक्स्ट दोगे तभी तो बच्चा डेवलप करेगा ना। सोशल कॉन्टेक्स्ट से ही उसका डेवलपमेंट इफेक्ट करेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो आइसोलेटेड नहीं होता है, ये लोगों के बीच में, सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस में रह करके, सोशल इंटरेक्शन के थ्रू ही होता है ना। तो ये जो सोशियो कल्चरल फैक्टर्स डेवलपमेंट को सोशल कॉन्टेक्स्ट देता है। अब देखो बाकी जैसे फैमिली कॉन्टेक्स्ट बोला है, फैमिली तो हमारा सोसाइटी का ही पार्ट है ना, सोसाइटी का ही, लेकिन जो सोशियो कल्चरल है तो वो ब्रॉडर देन फैमिली पूछा है और बाकी भी ऑप्शंस जो है वो नहीं होंगे, है ना। फिजिकल कॉन्टेक्स्ट, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, फिजिकल कॉन्टेक्स्ट से कॉन्टेक्स्ट एनवायरमेंट से रिलेटेड, लेकिन कल्चर से नहीं है। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट सिर्फ कल्चर से बोल रहा है तो ये भी इनकम्प्लीट है, जबकि सोशियो कल्चरल तो दोनों से बनता है, सोसाइटी प्लस कल्चर। अब ये सब जानते होंगे कि जो ये कॉन्सेप्ट है स्ट्रांगली लिंक्ड है वाइगॉट्स्की से, है ना। एंड वाइगॉट्स्की क्या कहते हैं कि जो लर्निंग है वो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू होता है, जिसमें कल्चर का भी मेजर रोल होता है डेवलपमेंट में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। इन विच पीरियड द चाइल्ड इज स्टिल अ टॉडलर बट कैन वॉक मेयर कॉन्फिडेंटली एंड लुक्स मेयर चबी? प्री स्कूल चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, इन्फेंसी, ऑप्शन डी टॉडलरहुड। बताइए कौन से पीरियड में बच्चा जो है वो स्टिल टॉडलर ही है लेकिन वो कॉन्फिडेंटली वॉक कर पाता है और वो थोड़ा सा जो है चबी भी लगता है। तो यानी अर्ली वॉकिंग स्टेज की बात हुई है, लेकिन इन्फेंसी तो नहीं होगा, है ना। टॉडलर का मतलब क्या होता है, जो चलना सीख रहा होता है या सीख चुका होता है। तो ये जो यूजुअली है टॉडलर, ये आपका यूजुअली 1 to 3 ईयर्स में देखने को, मतलब आप कह सकते हो 1 से 3 साल तक के बीच में बच्चा टॉडलर एज में है। तो ऑब्वियसली जब वो टॉडलर ही है ना, ऑप्शन डी होगा। हमारा 18th क्वेश्चन है, विच आर द एविडेंसेज ऑफ हाई लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? इनमें से कौन सा जो है वो हाई लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कंसिडर किया जाएगा? सोशल अवेयरनेस एंड क्रिएशन, सॉफ्ट स्किल एंड क्रिएशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएशन एंड इंटेलेक्चुअल एंड क्रिएशन। सो देखो, हाई लेवल कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये जो है हमारा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से रिलेटेड हम कह सकते हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में जैसे 3 लेवल्स उन्होंने दिए लर्निंग के, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, है ना। तो उसमें जो कॉग्निटिव डोमेन है, ठीक है, जो इसमें ज़रा एक बार ध्यान दीजिएगा, जो इसमें कॉग्निटिव डोमेन है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में, टैक्सोनॉमी में, ठीक है, जो हमारा कॉग्निटिव डोमेन है ना, कॉग्निटिव, ठीक है, इसके अंदर जो हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निशन है वो 3 चीज़ें आती हैं हाईएस्ट लेवल में। एक मिनट, हाँ, इसके अंदर 3 चीज़ें आएंगी हाईएस्ट लेवल में बोल रही हूँ। एनालिसिस, इवैल्यूएशन एंड तीसरा क्रिएशन, ठीक है।
तो इसमें जो हाईएस्ट लेवल है वो हमारा क्रिएशन माना जाएगा, बट हमसे 2 चीज़ें बोली हैं, तो ठीक है, ये ध्यान रखना। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, आई नो हैंडराइटिंग का दिक्कत है, बट मतलब मैं फ़ोन पे ही लिख रही हूँ ना, तो वो भी हाथ से फिंगर से, तो थोड़ा-सा वो है। ठीक है, तो इसमें अगर हम आंसर देखें तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएशन। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल में आता है, क्रिएशन तो है ही ब्लूम की कॉग्निटिव डोमेन का हाईएस्ट लेवल। तो जब बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, न्यू आइडियाज़ क्रिएट करेगा, तो ये हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हाई लेवल पे मतलब वो पहुँच चुका है। ठीक है। बाकी अगर मैं कुछ और कॉग्निटिव डोमेन लेवल्स की बात करूँ, ऐसा नहीं जो मैंने 3 चीज़ें बताई वो वही है, बट मैंने लास्ट के 3 हाईएस्ट लेवल बताए थे, ठीक है? तो और अगर हम कॉग्निटिव डोमेन में क्या-क्या लेवल्स आते हैं, रिमेंबर हो गया, अंडरस्टैंड, अप्लाई करना, एनालाइज़, इवैल्यूएट एंड क्रिएट करना, तो ये सारी चीज़ें आ जाएँगी आपका, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फैंसी टू द एज ऑफ 6 इयर्स इज़ ऑप्शन ए रिमार्केबल स्लो, रिमार्केबल मीडियम, रिमार्केबल फास्टर, डिपेंड फ्रॉम चाइल्ड टू द चाइल्ड। हमसे क्या बोल रहा है कि ये जो रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ना, इन्फैंसी से लेकर के टू द एज ऑफ 6 इयर्स, ठीक है, इन्फैंसी से लेकर के 6 साल तक, तो इसमें आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का रेट कैसा होता है पूछ रहा है। एनी गेसेस? रिमार्केबल स्लो होता है, मीडियम होता है, फास्टर होता है, या फिर वो डिपेंड करता है चाइल्ड टू चाइल्ड। तो देखो इसका आंसर है ना ऑप्शन सी ही होगा, रिमार्केबल फास्टर, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ग्रोथ की बात नहीं हो रही है ना, यहाँ पे डेवलपमेंट भी है, और अगर ये दोनों चीज़ें पूछी हैं एक साथ, तो हमारा जो है वो सही होगा, रिमार्केबल फास्टर ही होगा, क्योंकि ग्रोथ में तो फिजिकल चेंजेस आ जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा रैपिड ग्रोथ है अगर फिजिकल चेंजेस जो है वो तो आपको एडोलेसेंस स्टेज में देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे एक डेवलपमेंट भी बोला है, तो मेंटल, इमोशनल, सोशल, लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें जो है वो रैपिड होती है, रिमार्केबल फास्टर होता है। ठीक है, बर्थ से 6 साल तक जो ब्रेन डेवलपमेंट है ना वो बहुत ही फास्ट होता है, बॉडी ग्रोथ भी रैपिड होती है, लैंग्वेज, थिंकिंग, इमोशंस, हम मतलब बच्चों के अंदर क्विकली डेवलप होते हैं, रैपिडली डेवलप होते हैं, तो इसलिए जो रिमार्केबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पीरियड है कौन सा, 0 से 6 साल तक। ठीक है, ऑल्सो ये जो इसलिए हम जो है ये कहते हैं कि ये जो 0 से 6 साल तक है ना, 0 से 6 साल तक ये हमारा एक क्रिटिकल पीरियड भी हम कह सकते हैं, क्रिटिकल पीरियड माना जाता है, ये फाउंडेशन स्टेज होता है, और अर्ली चाइल्डहुड में ही, ठीक है, अर्ली, आई एम सो सॉरी, बहुत डिस्टर्बेंस है। 90% ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो अर्ली चाइल्डहुड में ही डेवलप हो जाता है। ठीक है, इस स्टेज में आपको मतलब इस स्टेज में बच्चों के लिए न्यूट्रिशन, केयर, स्टिमुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपने 28th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मच स्लीप डज ऑन एवरेज ऑफ 2-year-old चाइल्ड नीड्स? तो देखो जो 2 साल का बच्चा है ना, इन एवरेज उसको कितना स्लीप चाहिए, दिन और रात का हमें अलग अलग बता रहे हैं, टोटल नहीं बता रहे हैं। तो 2 साल का बच्चा पहले तो आप टॉडलर में उसे कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, टॉडलर में कंसिडर कर सकते हैं। अब इसका जो सही आंसर है वो ये होगा कि उसको लगभग मतलब ऑन एवरेज 12 से 14 घंटे एट नाइट चाहिए होगा, और 1 घंटा नैप ड्यूरिंग द डे। ठीक है, टॉडलर्स को थोड़ा सा मतलब वो रात ही लॉन्ग नाइट स्लीप ज़्यादा चाहते हैं, और दिन में 1 घंटा काफ़ी है, मतलब टोटल कितना हो गया आपका, 13 से 15 घंटा। 2 साल के बच्चे की बात कर रहे हैं। इन्फैंट्स अगर हम पूछें, इन्फैंट्स मतलब बच्चा जितना छोटा होता है ना उससे ज़्यादा वो ज़्यादा सोएगा, जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ेगा, बढ़ते रहेगा, वैसे वैसे जो है उसकी जो स्लीपिंग ड्यूरेशन है, स्लीप ड्यूरेशन है, वो कम होती जाएगी। ठीक है, इन्फैंट जो कि एक इन्फैंट को ज़्यादा चाहिए, वो 14 से 17 घंटे मान लो, और टॉडलर्स को 12 से 14, प्री स्कूलर्स को जिसमें आपका 3 से 6 साल आ गया, और उसमें उसको उनको 10 से 12, यहाँ से फिर वो वही 10 से 12 घंटे, फिर जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे हमें कम नींद की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Under which of the following social stratification society is divided into affluent and disadvantaged, but vertical mobility is least unrestricted? Option A, stratification on the basis of caste, stratification on the basis of economic class, stratification on the basis of race, stratification on the basis of gender. यानी कि क्वेश्चन का सिंपल सा मतलब है कौन सा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम ऐसा है जिसमें सोशल एफ्लुएंट एंड डिसएडवांटेज में डिवाइडेड है। ठीक है, एफ्लुएंट एंड डिसएडवांटेज मतलब वही रिच एंड पुअर में डिवाइडेड है, लेकिन जो वर्टिकल मोबिलिटी है ना, यानी कि जो ऊपर से नीचे जाना है, वहाँ पर वो रिस्ट्रिक्टेड, लीस्ट रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है,
तो इसका मैं आंसर आपको बता दूँ, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर हमसे रिच टू पुअर बोला है, रिच टू पुअर बोला है, और हमारा जो क्या बोलते हैं वर्टिकल मोबिलिटी है वो क्या बोला, लीस्ट रिस्ट्रिक्टेड है। वर्टिकल मोबिलिटी मतलब कि सोशल स्टेटस का ऊपर या नीचे मूव करना, ठीक है। जैसे पुअर टू रिच जा रहा है, रिच टू पुअर, जैसे ऊपर से नीचे आपका मूव कर रहा है सोशल स्टेटस। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्लास हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। स्ट्रैटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्लास में क्या होगा? अच्छा ठीक है, सबसे पहले तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है? स्ट्रैटिफिकेशन मतलब सोसाइटी का एक लेयरिंग सिस्टम, सोसाइटी एक लेयरिंग सिस्टम हम कंसिडर करते हैं, लोगों को अनइक्वल ग्रुप्स में बांटना, और ये होता है ये सोसाइटी में, ठीक है। तो बट किस सेंस में बोल रहा है? स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ कास्ट भी होता है ना, वो वर्ण सिस्टम जो होता है, लेकिन यहाँ पर हम कास्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें कंडीशन दी गई है एफ्लुएंट और डिसएडवांटेज के बीच में। एफ्लुएंट मतलब रिच होता है, सो इकोनॉमिक क्लास स्ट्रैटिफिकेशन में क्या होता है, जो सोसाइटी वो रिच और पुअर में भी डिवाइडेड होती है। मोबालिटी पॉसिबल ही नहीं है, मोबालिटी पॉसिबल होती है, सॉरी पॉसिबल होती है, लेकिन वो ईजी नहीं होता है, और पूरी तरह से अनरिस्ट्रिक्टेड भी नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब कास्ट बेस्ड स्ट्रैटिफिकेशन, जस्ट अ मिनट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22nd क्वेश्चन इज, अ कलेक्टिविस्ट कल्चर प्रायोरिटाइजेस एंड रिवॉर्ड्स ऑल, लेकिन एक्सेप्ट डैश, ठीक है, जो कि इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर के द्वारा ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है, मतलब ज़्यादा वैल्यू किया जाता है, लेकिन कलेक्टिविस्ट कल्चर के द्वारा सारी चीज़ें प्रायोरिटाइज एंड रिवार्ड की जाती हैं, एक्सेप्ट फॉर इसके 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 या इसके, इन चारों में से हमें एक्सेप्ट वाला ऑप्शन बताना है। तो देखो, जो पहले तो ये समझ लो कि कलेक्टिविस्ट कल्चरल वैल्यूज से क्या मतलब है। जो कलेक्टिविस्ट, एक मिनट है, जो हमारा कलेक्टिविस्ट कल्चर है ना, इसमें आपका ग्रुप हार्मनी आ जाएगा, कॉपरेशन होगा, मतलब कलेक्टिविस्ट है यानी कलेक्ट, क्या पता चल रहा है आपको, कम्युनिटी, ग्रुप, कॉपरेशन, ठीक है। यहाँ पर कम्युनिटी नीड्स को पे ज़्यादा फोकस होता है ओवर इंडिविजुअल नीड्स, है ना, हेल्पिंग, शेयरिंग, कंपैशन, तो सारी चीज़ों को प्रायोरिटाइज रिवॉर्ड करता है, एक्सेप्ट फॉर व्हाट, तो एक्सेप्ट फॉर एजर्टिवनेस एंड इंडिपेंडेंट एक्शन। तो यहाँ पे आप देखकर ही, एक मिनट, समझ सकते हैं कि जैसे इंडिपेंडेंट एक्शन लिखा है, तो इंडिपेंडेंट तो आपका कलेक्टिविस्ट में आएगा ही नहीं, इंडिपेंडेंट की बात तो है जो इंडिविजुअल में ही आएगा, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, एक्सेप्ट फॉर एजर्टिवनेस एंड इंडिपेंडेंट एक्शन, ठीक है। ये जो एजर्टिवनेस एंड इंडिपेंडेंट एक्शन है, ये आपका किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में, ठीक है, ये आपका जो है वो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में आ जाएगा। बाकी जेनरस, बाकी ये सारी चीज़ें हैं, जेनरस, कंपैशनेट बिहेवियर, ये आपका कल्टिविस्टिक कल्चर में आएगा, ठीक है। कोऑपरेटिव बिहेवियर जैसा मैंने अभी बताया, ये भी आपका कल्टिविस्टिक में आएगा। प्रायोरिटाइजिंग द नीड्स ऑफ द कम्युनिटी, ये भी कल्टिविस्टिक में आएगा, है ना। लेकिन इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर वैल्यूज में क्या आ जाएगा? पर्सनल फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, सेल्फ एक्सप्रेशन, एजर्टिवनेस, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। एजर्टिवनेस का मतलब होता है कि कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करना अपने व्यूज़, ठीक है, अपने व्यूज़ कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करना आ जाएगा। जेनरस तो मतलब कि आप कंपैशनेट बिहेवियर का मतलब है कि आप दूसरों के लिए केयर कर रहे हो, केयरिंग अबाउट अदर्स, ठीक है। एनीथिंग एल्स? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23rd, विच सेज प्राइवेट स्कूल्स विल हैव टू, जस्ट अ मिनट, private schools will have to take dash percentage of their class strength from the weaker economic and disadvantaged section of the society through a random selection process. The government will give money for the education of these children. तो ये तो ईजी है, हमसे यही पूछ रहा है बेसिकली कि जो EWS कोटा के अंदर प्राइवेट स्कूल को कितना परसेंट, कितने परसेंट EWS कोटा से बच्चे को आपको एडमिशन देना पड़ेगा। तो इसका आंसर है 25%, ठीक है, ठीक है, इसका आंसर 25 है। ये तो आपको जो है याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। और अगर हम मान लो पूछ रहे कि किस एक्ट के अंदर बोला गया है, तो ये प्रोविज़न आपको EWS की अगर मैं बात करूँ, तो ये जो EWS वाला है प्राइवेट में, कि प्राइवेट स्कूल्स में आपको जो EWS है वो 25% सीट आपको EWS के लिए बच्चों के लिए कोटा से मतलब रिजर्व्ड है। और ये चीज़ जो है वो RTE एक्ट 2009 में आता है। तो ये हमारा सोशल इंक्लूजन के लिए ये काम किया जा रहा है, इक्विटी इन एजुकेशन मिल सके, यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन मिल सके, ये होता है। अच्छा, ये एक ना कमेंट में बताना, ये क्वेश्चन है कि जो RTE एक्ट है 2009, ये आपका लागू कब हुआ था? एग्जैक्टली डेट एंड ईयर।
तो ये ज़रा कमेंट करके बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब इनैक्ट हुआ था। चलो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट आर द बैड इफेक्ट्स ऑफ लिंग्विज्म? हमसे क्या बोल रहा है कि बैड लिंग्विज्म के क्या बैड इफेक्ट्स हैं, और ये ऑप्शंस आपको दे दिए हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि लिंग्विज्म है क्या, लिंग्विज्म का मतलब क्या है। तो लिंग्विज्म का मतलब होता है कि लैंग्वेज के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन, प्रेफरेंस या पॉलिटिक्स करना। ठीक है, लिंग्विज्म का मतलब क्या होता है कि आप लैंग्वेज के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन करना। डिस्क्रिमिनेशन, आई होप मैं लिख पाती, नहीं लिख क्यों नहीं लिख पाती भाई, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन है, पॉलिटिक्स भी करना ज़रूरी नहीं, डिस्क्रिमिनेशन, पॉलिटिक्स, प्रेफरेंस, मतलब जब आप किसी एक लैंग्वेज को सुपीरियर मान रहे हो या दूसरे को इन्फीरियर मान रहे हो या इग्नोर कर रहे हो, एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो उसको हम लिंग्विज्म कहते हैं, और ये एक सोशियो कल्चरल इशू है। तो इसका आंसर आपका यही हो जाएगा, नेगेटिव पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, है ना। हमने अभी बात की कि सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो लैंग्वेज के नाम पर वोट बैंक पॉलिटिक्स करती है, लोगों को डिवाइड किया जाता है, लैंग्वेज को पावर और कंट्रोल के टूल के रूप में आपका यूज हो रहा है। तो ये हमारा इसलिए नेगेटिव पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। और बाकी चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट टू इक्वालिटी? तो ये रहा ऑप्शन, आप ऑप्शन पढ़ लेना, सारे पढ़ने बैठूंगी तो बहुत लंबी ऑलरेडी वीडियो जा रही है, और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो देखो, राइट टू इक्वालिटी इनमें से कौन सा, मतलब राइट टू इक्वालिटी के अंदर आएगा, तो ये इजी है, ये इसका आंसर हमारा हो जाएगा। मुझे इसको ना ग्रीन कलर यूज़ करने का मन कर रहा है, आई डोंट नो। ठीक है, एबॉलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स और रिलीजन। तो इक्वालिटी में राइट इक्वालिटी यही है ना कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, डिस्क्रिमिनेशन को एबॉलिश करना है, चाहे वो कास्ट, क्रीड, सेक्स या रिलीजन के बेसिस पे हो। आप डिस्क्रिमिनेशन एबॉलिश करोगे तभी तो राइट टू इक्वालिटी अचीव कर पाओगे, है ना। यानी कि लॉ के सामने सब बराबर है, किसी के भी साथ इन सभी ग्राउंड्स पर आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और अगर मान लो, वैसे ये उसका है, बट अगर स्टैटिक जीके में आ गया, अगर आपसे पूछ लिया राइट टू इक्वालिटी, आया हुआ क्वेश्चन से पहले आ चुका है कि राइट टू जीके में या जीए में, जनरल अवेयरनेस में, कि राइट टू इक्वालिटी जो है वो कौन से आर्टिकल में आता है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर कौन से आर्टिकल में आता है। तो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18 के अंदर आता है। ठीक है, क्या राइट टू इक्वालिटी, समझ आ गया। हाँ, तो इसमें भी आर्टिकल 15 जो है ना, इसमें भी आर्टिकल 15 क्या कहता है, डायरेक्टली ये वाला स्टेटमेंट कहता है कि इन ग्राउंड्स के बेसिस पर आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। चलो अगर हम बाकी ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। ये तो हो गया, ये हमारा आर्टिकल नंबर 15 में आएगा। जस्ट अ मिनट, ये पहला वाला जो है इसका आंसर है, ये हमारा आर्टिकल 15 में आएगा। ठीक है, आर्टिकल क्या लिख रही हूँ मैं, आर्टिकल 15 में आएगा, है ना। मैं सिर्फ नंबर लिखूंगी अगर जहाँ मेरे को लग रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आपका राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है, आर्टिकल 19 में आएगा, राइट टू फ्रीडम के अंदर। ठीक है, और हाँ, 14 to 18 हमारा राइट टू इक्वालिटी यहाँ पहले वाले में आएगा, और राइट टू फ्रीडम जो है वो ये आर्टिकल 19 में राइट टू स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम क्या एक्सप्रेशन की बात करता है। और इक्वालिटी ऑफ प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, ये भी आर्टिकल 19 फ्रीडम का ही पार्ट है। ठीक है, ऑप्शन जो डी है, इक्वालिटी ऑफ असेंबली विदाउट आर्म ऑफ एसोसिएशन, तो ये भी फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम ही है। ठीक है, हाँ, आर्टिकल 19 में आ जाएगा। अच्छा, अगर मान लो मैंने आपसे पूछ लिया, मतलब मैं क्या पूछूंगी, मतलब एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया, मान लो ये अब जीए भी हो रहा है, हमें तो कहीं से भी लर्निंग करनी है, चाहे वो इस सब्जेक्ट का हो, इस सब्जेक्ट का नहीं हो रहा तो किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको किसी भी तरह से बस DSSB के प्रिपरेशन में हेल्प मिलनी चाहिए, है ना। तो भले ही मैं आपको CDP पढ़ा रही थी, इसके PYQs कराई थी, बट अगर कुछ क्वेश्चन बन रहा है तो मैं क्यों मिस करूँ उसको। फंडामेंटल राइट्स में आते हैं ना, तो अगर राइट टू इक्वालिटी में आर से लिख रही हूँ, है ना, ठीक है, समझ जाना। राइट टू इक्वालिटी अगर पूछ लिया तो ये आपका 14 to 18 आर्टिकल में आता है। यहाँ पर ना, एक मिनट, हाँ, ये आपका
14 to 18 में आता है। अगर राइट टू फ्रीडम पूछ लिया, राइट टू फ्रीडम हमारा 19 आर्टिकल 19 टू 22 में आएगा। और अगर आपसे राइट टू एक्सप्लॉइटेशन, अब देखो मैं फिर से बोल रही हूँ, जीए में काम आएगा आपका, ऐसा नहीं है आपको सीडीपी के लिए भी प्रिपेयर करना है। सीडीपी बोले तो टीचिंग मेथोडोलॉजी पार्ट बी के लिए। राइट टू एक्सप्लॉइटेशन आपका 23 से 24। राइट टू रिलीजन ये आ जाएगा आपका 25 से 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ये 29 से 30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज ये आ जाएगा आपका आर्टिकल 32, ठीक है। अरे सॉरी। और अगर हमसे पूछ लिया कि ओके चलो इतना अभी आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं है, मेन यही था जो आपको बता दिया, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो आपको, ठीक है, एक बार रिवाइज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25th हो गया, 26th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि क्या क्या विच आर द मेन फैक्टर्स फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। मतलब अगर आपको एजुकेशन को ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट करना है, यानी बनाना है एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव, तो इन कौन कौन से मेन फैक्टर्स होने चाहिए जो आपको ध्यान में रखना चाहिए एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स बनाते टाइम, फॉर्मुलेट करते टाइम। तो बताओ, ऑप्शन आपको गिवन, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको एजुकेशन को ऑब्जेक्टिव बनाना है तो आप टीचर का एक एज अ मेजर फैक्टर क्या करोगे देख करके, एजुकेट किसको करना है हमें। मतलब वैसे स्कूल में हम इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं तो एजुकेट तो हमें स्टूडेंट्स को करना है ना, और तो इसमें हम टीचर को क्यों देखेंगे, टीचर को एज अ मेन फैक्टर्स कैसे देख सकते हो आप। तो इसका जो सबसे सही आंसर है वो सोसाइटी होगा, नॉलेज होगा, लर्नर होगा, लर्निंग प्रोसेस होगा। अब इसमें एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव मेनली बेस होते हैं सोसाइटी पे, कि हमारी सोसाइटी की नीड्स क्या है उसके अकॉर्डिंग हम करें, कल्चर क्या है सोसाइटी के, वैल्यूज डेमोक्रेसी क्या है उसके अकॉर्डिंग भी हम ध्यान में रखेंगे ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा लर्नर, लर्नर का एज क्या है, लर्नर यानी स्टूडेंट है ना, उनका एज के अकॉर्डिंग हमें ऑब्जेक्टिव्स बनाना है, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनकी एबिलिटीज नीड्स के अकॉर्डिंग बनाना है ना। नॉलेज, सब्जेक्ट मैटर हो गया, कौन सा सब्जेक्ट ऐड करना है करिकुलम में, कौन सा नहीं करना है, कौन सा सब्जेक्ट के अंदर भी मतलब बहुत सारे अनगिनत कंटेंट है, तो कौन सा कंटेंट पढ़ाना है, कौन सा कंटेंट इंक्लूड करना है, कौन नहीं करना है। फिर लर्निंग प्रोसेस, कि लर्निंग कैसे टेक प्लेस होगी, ठीक है। मतलब अगर हमने ये टॉपिक, ये कंटेंट हमने इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में ऐड किया है, तो वो हम किस तरह से करना चाहेंगे, क्या किस मेथड से करना चाहेंगे, ठीक है। लर्निंग प्रोसेस में वो हो गया, समझ आ गया। तो ऑल्सो जॉन ड्यूई जैसे हो गए, वो एजुकेशन को सोसाइटी एंड एक्सपीरियंस से लिंक करते हैं। ब्लूम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उनके ब्लूम के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव कॉग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोटर में है। टाइलर का ऑब्जेक्टिव जो है वो लर्नर से ही, और हाँ टाइलर के अकॉर्डिंग अगर आप देखें, अगर हम देखें टाइलर, राल्फ टाइलर है ना उनका नाम शायद से पूरा, अगर हम टाइलर के ऑब्जेक्टिव मॉडल की बात करें, है ना, तो इसमें भी उन्होंने बात किया है कि जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स है ना वो कहाँ से डराइव होना चाहिए, लर्नर से, सोसाइटी से, नॉलेज से, यानी सब्जेक्ट मैटर कह लो या नॉलेज, ठीक है, कह सकते हैं। सो हम कह सकते हैं कि इससे भी लिंक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत वैसे भी बड़ी हो गई है। डिसीजंस, क्वेश्चन नंबर 27 है, डिसीजंस अबाउट द वैल्यू एंड इफेक्टिवनेस ऑफ अ करिकुलम। करिकुलम के वैल्यूज और इफेक्टिवनेस के जो डिसीजन है वो किससे रिलेटेड है, शायद यही होगा यहाँ पे। आर रिलेटेड टू पूछा है, यहाँ पर आर रिलेटेड टू लिख लो। मतलब आप डिसाइड कर रहे हो कि जो हमारा करिकुलम है वो कितना इफेक्टिव है, वो कितना वैल्यूएबल है, कितना इफेक्टिवनेस है। तो ये किससे चीज़ से रिलेटेड है, इवैल्यूएशन से रिलेटेड है ना। हम इवैल्यूएट करते हैं, इवैल्यूएशन के थ्रू ही तो हम जज करते हैं, वैल्यू को, क्वालिटी देखते हैं, जज करते हैं। करिकुलम की इफेक्टिवनेस को, वैल्यू, क्वालिटी को, वैल्यू को जज करते हैं ना इवैल्यूएशन में। नॉट ओनली करिकुलम बट इस केस में करिकुलम या फिर टीचिंग या फिर लर्निंग आउटकम्स। तो इवैल्यूएशन ऐसा तो नहीं है सिर्फ मार्क्स देने के लिए होता है, ओवरऑल वर्थ जज होता है ना। तो इवैल्यूएट करते हैं हम कि कितना इफेक्टिव है इस चीज़ को लेकर। तो हाँ, इसका ऑप्शन जो है इवैल्यूएशन हो जाएगा। अच्छा, सिचुएशन एनालिसिस हम कब करते हैं, इवैल्यूएशन तो हम करते हैं वैल्यू और इफेक्ट, उसकी वैल्यू देखने के लिए, यानी उसकी क्वालिटी देखने के लिए और इफेक्टिवनेस देखने के लिए, है ना, हम इवैल्यूएशन करेंगे इफेक्टिवनेस। सिचुएशन एनालिसिस का यूज़ हम करते हैं कि नीड्स और कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए। नीड्स, ओके मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर लूँ, यस, नीड्स एंड कॉन्टेक्स्ट
को समझने के लिए हम सिचुएशन एनालिसिस करेंगे। सिलेक्शन ऑफ कंटेंट हो गया, ये तो ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 28, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया कम्स अंडर द एज ग्रुप ऑफ, बहुत ईजी है, 6 से 14 में आते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है, बट इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो देख लेते हैं हम एक बार, जो मैंने आपको शायद इसमें से एक कॉमेंट करने के लिए बोला था, बट दैट्स ओके, बता देती हूँ मैं। देखो RTE एक्ट क्या कहता है हम सब जानते हैं, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए, है ना। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि हर बच्चा स्कूल जाए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये बात जो है वो कौन से आर्टिकल में कही गई है, तो ये जो RTE एक्ट है, ठीक है, ये आर्टिकल 21A में बात की गई है इसकी। आर्टिकल, एक मिनट ये कर लेना मेरे को, चलो ठीक है यार, आर्टिकल 21A में बात की गई है, और कि हाँ आर्टिकल 20A, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20A में बात की गई है। और अगर आपसे पूछ ले कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आर्टिकल 21A लाया गया था, तो क्या बताओगे? तो आपको लिखना है 86 कि आप कहीं लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, कौन से साल, अगर आपसे एक मिनट हम, हाँ कौन से साल, 2002 में, ठीक है, ये जो 86 है ना कॉन्स्टिट्यूशन 2002 में, और बाकी इम्प्लीमेंट तो हुआ था, केम इनटू फोर्स, ओके। अब इसको पास कब किया गया था? पास किया गया था, पास से मेरा मतलब है सॉरी, मतलब पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था, ये आपका 4 अगस्त 2009, बट केम इनटू फोर्स, इम्प्लीमेंट कब हुआ था? इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 में, ठीक है, याद रहेंगी ये चीज़ें। RTE एक्ट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, भले ही RTE एक्ट 2009 बोलते हैं हम, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 2009 में पास किया गया था, पर ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था, केम इनटू फोर्स कब आया था? 1 अप्रैल 2010। इसके फीचर यही है, RTE एक्ट में सिर्फ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात नहीं होती है। RTE, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि RTE एक्ट 2009 के अंदर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की तो बात होती ही है। अगर मेरे पास कुछ होता ना तो मैं अच्छे से लिख कर बताती, बट इतना नहीं है, टाइम भी ज़्यादा जाएगा, मैं फिंगर से लिखती हूँ तो मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, सुन लेना। पहला तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 से 14 साल के लिए होना चाहिए, इसकी बात करते हैं। फिर दूसरा, नो डिटेंशन पॉलिसी आया था इनिशियली, अब चेंज हो गया वो। और तीसरा कि कोई फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हैरासमेंट नहीं होगा, कॉर्पोरेट पनिशमेंट के अगेंस्ट बोला था। क्वालिफाइड टीचर्स मैंडेटरी ये बोला था। 25% रिजर्वेशन की भी बात की थी इन प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स, है ना, जो कि हमने से पहले बात किया था EWS सेक्शंस में या डिसएडवांटेज सेक्शंस में। तो ये चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। अब अगर हम बाकी अदर स्कीम्स की भी जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं वो देख लेते हैं एक बार, जो इंपॉर्टेंट है। एक जैसे आप सॉरी हाँ, एक जैसे SSA, सर्व शिक्षा अभियान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। SSA, है ना, ये लॉन्च कब हुआ था? सर्व शिक्षा अभियान ये आपका लॉन्च हुआ था 2001 में, ठीक है। एम यही था, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन 6 से 14 साल के लिए। सबका ना फुल फॉर्म लिखते जाना, फुल फॉर्म आप लिखोगे। दूसरा है हमारा RMSA, कमेंट में लिखना, ठीक है, मैं ऐसे कर दे रही हूँ, आप कमेंट में लिखना। RMSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये लॉन्च किया गया था 2009 में, और ये जैसे 6 से 14 साल के लिए ही था, क्या लिख रही हूँ मैं, ठीक है, 6 से 14 साल के लिए था। और ये जो है ये माध्यमिक है, तो ये आपका 14 to 18 साल के लिए, ठीक है, यानी कि क्लास 9 to 10th क्लास। तीसरा फिर आपका समग्र शिक्षा अभियान, जो कि 2018 में आया था। समग्र, एक ना रूसा भी है, हाँ, उच्चतर शिक्षा अभियान, वो आप बताओगे ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है समग्र, समग्र शिक्षा अभियान। ये जो है आपका कब आया था? 2018 में, ठीक है, 2018 में। इसमें तीनों चीज़ें मर्ज कर दी गई थी। क्या क्या चीज़ें? SSA, RMSA और टीचर एजुकेशन, ठीक है, टीचर एजुकेशन लिख रही हूँ, समझ जाना, टीचर एजुकेशन ये मर्ज कर दिया गया था। तो ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट लगी मुझे। अगर आपसे पूछ लिया जाए RTE एक्ट कब लागू हुआ था, तो क्या बताओगे? लागू हुआ था यानी इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010। RTE एक्ट पास कब हुआ था? 4 अगस्त 2009। अगर पूछ लिया जाए किस अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 21A को इंसर्ट किया गया था, तो इसका आंसर क्या होगा? कॉमेंट में बताना। अभी बताता, ठीक है, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
2002। याद रहेगा? आगे बढ़े। चलो 29th क्वेश्चन पे चलते हैं। हमसे क्या पूछ रहा है कि डैश इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एंड आइडेंटिफाइंग द एक्सटेंट टू विच the planned courses, programmers, learning activities, and opportunities expressed in the formal curriculum actually deliver the expected results। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ, ठीक है? फिर आप थोड़ा खुद सोचो ना, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन पे खुद से दिमाग नहीं लगाओगे ना, मैं क्वेश्चन पढ़ दूंगी, क्वेश्चन समझा दूंगी और मैं ही आंसर बता दे रही हूँ, तो उससे जब तक आप अपना दिमाग नहीं चलाओगे ना, तब तक चीज़ें जो है वो ज़्यादा देर तक रिटेन नहीं होती है, ठीक है? तो दिमाग ज़रूर चलाना है। तुक्का मारो, अभी तो तुक्का मार सकते हो ना, एग्जाम में नहीं अलाउड है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, अभी मारने में क्या जा रहा है? लेकिन ऐसे ही नहीं आँख बंद करके तुक्का, थोड़ा इंटेलिजेंट गेस लगाने की कोशिश करना है, तभी जो है आप कॉन्सेप्ट इंटरनलाइज़ करोगे, क्योंकि टाइम कम है। तो क्वेश्चंस के थ्रू अगर आप लर्निंग करना चाहते हो तो वो ऐसे ही होगा, सही तरीका यही है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा प्रोसेस ये चेक करता है कि जो करिकुलम प्लान किया गया है ना, इसमें लिखा है ना, जो करिकुलम प्लान किया गया है, कोर्स, प्रोग्रामर्स, लर्निंग एक्टिविटीज़, अपॉर्चुनिटीज़, ये सारी चीज़ें जो प्लान की गई है, वो एक्चुअली में कितना एक्सपेक्टेड रिजल्ट दे रहा है। यहाँ पर रीसेट नहीं होगा, यहाँ पर रिजल्ट होगा, ठीक है? यहाँ पर रिजल्ट होगा। तो कितना एक्सपेक्टेड रिजल्ट दे रहा है, ये चेक करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ होता है। चलिए ऑप्शंस ये रहे, गेस करो आप। तो ये तो बहुत ईजी है ना? मैं यही बोलूँगी, अगर मैं मतलब इतना टाइम तो पॉज़ नहीं कर सकती ना, तो आप पॉज़ कर सकते हो वीडियो में, तो आप ज़रूर पॉज़ करके आंसर बोलने से पहले मेरे पॉज़ करो, थोड़ा इंटेलिजेंट गेस लगाने की कोशिश करो, मुझे ये लग रहा है। उसके बाद वीडियो दोबारा ऑन करके सुनो कि आंसर क्या है और क्या एक्सप्लेनेशन है देन, ठीक है? हर क्वेश्चन में करना, चाहे मैं टाइम दूँ या ना दूँ, ठीक है? तो एक करिकुलम इवैल्यूएशन है तो बहुत ईज़ी है कि आपको अगर चेक करना है कि जो भी हमने चीज़ें प्लान की है, वो कितना एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट दे रहा है, कि हमने जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे, एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट मतलब हमने ये सोच के बनाया था कि ये रिज़ल्ट देगा। अगर हम इस तरह से करिकुलम बनाते हैं, प्लान किया गया है, तो वो उतना ही एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। कैसे करते हैं चेक? इवैल्यूएट करके ही तो चेक करते हैं ना, तो करिकुलम इवैल्यूएशन आ जाएगा, सिंपल है। अभी हमने बात की थी कि इवैल्यूएशन क्या करता है, मतलब करिकुलम के मैं कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ, तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में बताती हूँ कि करिकुलम की इफेक्टिवनेस चेक करेगा, ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए कि नहीं हुए वो देखेगा, प्लान्ड क्या था और एक्चुअल रिज़ल्ट क्या आ रहा है उसको कंपेयर भी करेगा, है ना? तो ये हो जाएगी। अब जो रैल्फ टाइलर है, टाइलर ये कहते हैं कि जो इवैल्यूएशन है वो डिटरमाइन करता है कि वेदर हमारे जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, ठीक है? करिकुलम प्रोसेस ज़रा जल्दी से देख लें, करिकुलम प्रोसेस क्या होता है? मतलब इसके टोटल 5 प्रोसेस होते हैं। आप जब करिकुलम बना रहे हो, मैं इसको चलो ठीक है? समझ आ रहा है ना? थोड़ा-सा हाँ, बट समझ आ रहा है, थोड़ी स्पेलिंग ऐसी लग रही है बट करिकुलम प्रोसेस है, समझ आ गया। तो इसके ना 5 प्रोसेस होता है। पहला सिचुएशन एनालिसिस, कि हम यार नहीं समझ आ रहा क्या? कि पहले हम सिचुएशन देखेंगे, नीड्स क्या है, कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। हाँ, सिचुएशन एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेशन, ठीक है? फिर आप ये चेक करोगे, मतलब चेक क्या करोगे, आपने नीड्स देख लिया, आपने कॉन्टेक्स्ट समझ लिया, अब आप उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव्स बनाओगे। फिर आप सिलेक्शन ऑफ कंटेंट करोगे, है ना? सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, फिर आ जाएगा हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग, एंड 5th नंबर पे आ जाएगा इवैल्यूएशन। तो गाइज़ चलो ये नेक्स्ट वीडियो में ग्लिच आ क्वेश्चन गई की है, तो मैं तरफ जो भी चलना। पढ़ा रही हूँ वो आपको स्क्रीन में विजिबल नहीं दिख रहा है, तो मैं स्क्रीनशॉट डाल रही हूँ सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन, अब बाकी ऑडियो से समझ लेना। 1-2 क्वेश्चंस तक ही ऐसा होगा, उसके बाद वापस से ठीक हो जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30th कि जो कम्युनल डिस्प्यूट है वो किन 2 चीज़ों के बीच में होता है? स्टेट, कंट्रीज़, कम्युनिटीज़ या फिर रिलीजन? ये तो इसका आंसर है हमारा कम्युनिटीज़ के बीच में। किसकी बात हो रही है? कम्युनल डिस्प्यूट, कम्युनल में ही कम्युनिटीज़ छुपा है यार। मतलब कम्युनल डिस्प्यूट बेसिकली 1 से 2 या 2 से ज़्यादा रिलीजियस कम्युनिटीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट या टेंशन, जो कि आजकल हम बहुत देखते हैं, कम्युनल डिस्प्यूट, है ना? रिलीजियस कम्युनिटीज़ के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, डिस्प्यूट होता है, उसको हम बोलते हैं कि कम्युनल वर्ड का ही रिलेशन कम्युनिटी से है, तो ये ऑब्वियसली कम्युनिटीज़ के बीच में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब अगर मान लो कि 2 स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, तो आप उसको क्या कहोगे? 2 स्टेट के बीच में अगर डिस्प्यूट हो रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं? अगर स्टेट के बीच में हो रहा है तो इंटर स्टेट डिस्प्यूट, ठीक है? अगर 2 कंट्रीज़ के बीच में हो रहा है तो इंटरनेशनल डिस्प्यूट, है ना? और रिलीजन का तो है ही नहीं, रिलीजन के बीच में
मतलब वो तो वही है ना, कम्युनिटीज़ में ही आएँगे। हाँ। अच्छा, कम्युनलिज़्म क्या होता है? चलो बताओ, कम्युनलिज़्म क्या होता है? कि आप किसी एक रिलीजियस कम्युनिटी के प्रति एक्सेसिव अटैचमेंट है आपका, ठीक है? आप हाँ, तो किसी एक रिलीजियस कम्युनिटी के प्रति। सेक्युलरिज़्म में कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा। और नेशनल इंटीग्रिटी हम सब जानते हैं, यूनिटी, डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल में भी यूनिटी होना, उसको हम नेशनल इंटीग्रेशन बोलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In which assessment the final effects of the curriculum are assessed on the basis of its stated objectives? बताओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा असेसमेंट है, इन विच असेसमेंट, किस असेसमेंट में जो फाइनल इफेक्ट है ना करिकुलम का, वो असेस किया जाता है उसके हमारे ऑब्जेक्टिव्स के, जो मतलब हमने करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे, उस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर हम असेस करेंगे कि करिकुलम का फाइनल इफेक्ट कैसा आया है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से यही होगा, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो, फाइनल इफेक्ट की बात हो रही है यहाँ पर। देखो फाइनल इफेक्ट, तो फाइनल इवैल्यूएशन आप कब करते हो? लास्ट में ही, एंड टर्म में, सबसे साल के एंड में, तो इसका समेटिव इवैल्यूएशन हो जाएगा। क्लियर है आंसर? समेटिव इवैल्यूएशन कौन से में आएगा? असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग में। ठीक है, कमेंट करके बताना। अगर आप सच में वीडियो देख रहे हो तो साथ साथ कमेंट करना, और अगर आपको नहीं पता, आपको लग रहा है मैंने पढ़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मुझे नहीं आंसर पता है, तो आप सर्च कर आओ और फिर लिखो। तो जब आप ये स्पेशल एफर्ट, थोड़ा सा अलग एफर्ट दिखा रहे हो ना, इस ऐसी कुछ कुछ चीज़ों में, नॉर्मली आप पढ़ रहे हो, कुछ कुछ चीज़ों में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एफर्ट दिखा रहे हो कि आप सर्च करके अपने नोट्स में देख करके आप वापस आ रहे हो और फिर लिख रहे हो। ठीक है, अगर आपको कमेंट में नहीं लिखना तो मत लिखो, बट आप देखो ज़रूर। मेरा मेन मकसद ये है कि आप देख लो। हाँ, हाँ, बट आप कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा ना कितने लोग देख रहे हैं, जो मैं बोल रही हूँ, फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम टाइम में जो हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स जब कुछ-कुछ चीज़ों में दिखाते हैं ना, तो वो चीज़ें हमें याद रह जाती है। तो इसके पीछे यही रीज़न है। 32 क्वेश्चन क्या है कि कितने डोमेन्स है लैंग्वेज में? 5, 8, 6 या फिर 3? डोमेन्स मतलब वही लैंग्वेज के बेसिक फंक्शनल एरियाज़ ना, कौन-कौन से हैं, कितने हैं टोटल? देखो टोटल हम कह सकते हैं कि आपका 5 डोमेन्स है, 5 लैंग्वेज डोमेन्स, या 4 है क्या ऑप्शन में? 4 नहीं है ना? तो आप 5 कह सकते हो। देखो कौन-कौन से ज़रा जल्दी से देख लेते हैं कि बेसिकली डिफरेंट एरियाज़ ऑफ लैंग्वेज स्किल्स कौन-कौन से हैं। ये लैंग्वेज डेवलपमेंट के मेन पार्ट्स को डिफाइन करता है। तो कॉमनली ना 4 से 5 होते हैं। वैसे तो हमने पढ़ा है एलएसआरडब्ल्यू, एलएसआरडब्ल्यू, ठीक है? 1, 2, 3, 4, बट एक आप मान लो विजुअल लिटरेसी भी आप ले सकते हो, क्योंकि 4 तो है नहीं ऑप्शन में। जस्ट अ मिनट, स्किल्स, हाँ, तो यहाँ पर आप जो है विजुअल लर्निंग कर सकते हो। लिसनिंग, राइटिंग एंड ओके, विजुअल लिटरेसी। ठीक है, विजुअल लिटरेसी मतलब कि आप विजुअल इन्फॉर्मेशन को देख के समझ रहे हो, तो ये कभी-कभी इंक्लूड हम इसको कर सकते हैं। तो 5 लैंग्वेज डोमेन आप कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। डैश इज़ अ बुक प्रिस्क्राइब्ड फॉर स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर एज ग्रुप एंड इज़ कॉल्ड टीचर इन प्रिंट? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बताओ क्या बोलेंगे? प्रोजेक्ट बुक, नोटबुक, वर्कबुक या फिर टेक्स्ट बुक? अगर आपने नहीं पढ़ा है कहीं भी, तो बहुत दुःख के साथ कहना होगा कि इसका आंसर टेक्स्ट बुक है, एंड वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस। मतलब टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन भी है। इतना कॉमन है कि हमने सोचा यार टेक्स्ट बुक का कौन देखेगा डेफिनेशन। बट टेक्स्ट बुक ही वो किताब है जो स्पेसिफिक एज ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन की जाती है ना, कॉन्सेप्ट, एक्सरसाइज, गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए होता है। ये टीचर के जैसे ही इंस्ट्रक्शंस और एक्सप्लेनेशन देती है ना? तो टेक्स्ट बुक होगा। टेक्स्ट बुक हमारा एज अप्रोप्रिएट होता है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर किया जाता है। इसमें एक्सरसाइजेज, एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस प्रोवाइड किया जाता है, इसीलिए हम इसको टीचर इन प्रिंट कहते हैं। टेक्स्ट बुक को हम, ये आपको नई चीज़ सीखने को मिली, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। एक्चुअली आई डोंट नो व्हाई ये क्यों बार-बार रिकॉर्डर जो है ना, ये बंद हो जा रहा है। तो शायद मुझे लग रहा है बैटरी लो है, इस वजह से ग्लिच आ रहा है। कोई नहीं, मैं फिर से बता रही हूँ, मैंने ये करवा दिया था, बट इट्स ओके। ओके, 34th क्वेश्चन यही बोल रहा था कि मतलब ऐसी कौन-सी फीलिंग है, कौन-सी आइडियोलॉजी है जिसमें हमें अपनों के प्रति, मतलब वो लोग जो हमारे लोकल एरिया के लोग हैं ना, उनके प्रति ज़्यादा अटैचमेंट होता है। मतलब जो हमारे रीजन के लोग हैं, हमारे लोकल एरिया के लोग हैं, उनसे ज़्यादा अटैचमेंट होता है एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे रीजन के लोग हैं। तो यहाँ पर देखो रीजन की बात हो रही है, इसलिए आंसर जो है वो रीजनलिज़्म हो जाएगा, ठीक है? रीजनलिज़्म में क्या होता है कि हमें अपने एरिया, अपने रीजन में जो लोग हैं, उनके प्रति हमारा झुकाव ज़्यादा होता है। उनके लिए जो फीलिंग ऑफ अफेक्शन एंड अटैचमेंट है, उन लोगों के लिए ज़्यादा होता है, ठीक है? और बाकी लिंग्विज़्म की हमने बात कर ली है कि लैंग्वेज के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना? कम्युनलिज़्म की हमने बात कर ली है कि रिलीजियस कम्युनिटीज़ के बीच डिवाइड हो रहा है, और नेशनलिज़्म हम सब जानते ही हैं, ओवरऑल होल कंट्री के लिए लॉयल्टी या फिर अटैचमेंट। ओके।
35th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेन रीजन एट द रूट ऑफ लिंग्विस्टिक्स इन आवर कंट्री। क्या कह रहा है कि जो इंडिया में, मतलब हमारी कंट्री इंडिया में जो लिंग्विस्टिक्स है उसके मेन रूट्स कौन से हैं और कौन से, एक मिनट, इज नॉट वन ऑफ द मेन रीजन। ओके, कौन से रूट डायरेक्टली नहीं है, बेसिकली नॉट वन ऑफ द रीजन पूछा है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो लिंग्विस्टिक्स का रूट नहीं है। ठीक है, लिंग्विस्टिक्स में आपका क्या क्या चीज़ें आ जाता है, लैंग्वेज का ऑरिजिन, स्ट्रक्चर, हिस्ट्री, मीनिंग, लैंग्वेज से रिलेटेड ही लैंग्वेज के बारे में स्टडी करना, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, उनके स्ट्रक्चर, उनका इवोल्यूशन, उनका यूज़, ये सारी लिंग्विस्टिक्स में चीज़ें आ जाती हैं। और तो इसका जो आंसर है वो इकोनॉमिक रीज़न होगा। यार इकोनॉमिक रीज़न का लिंग्विस्टिक्स से क्या रीज़न, क्या लेना देना लिंग्विस्टिक के रूट से, मतलब उसके जड़, लिंग्विस्टिक का कितने भी नीचे अंदरूनी जड़ चले जाओ, इकोनॉमिक रीज़न क्या है, क्या लेना देना, है ना। साइकोलॉजिकल रीज़न मानते हैं, है ना, साइकोलॉजिकल रीज़न मानते हैं भाई कि मान लो कि कैसे ह्यूमंस ने लैंग्वेज सीखा और उसको यूज़ करना सीखा, साइकोलॉजिकल रीजंस में आ जाएगा। फिलोसॉफिकल रीजंस में आ जाएगा, लिंग्विस्टिक्स में के रूट्स में ही आएगा ये भी, कि लैंग्वेज का लॉजिक, ग्रामर, मीनिंग, ये सब क्या है। हिस्टोरिकल रीजन भी आ जाएगा, इवोल्यूशन की बात कर सकते हैं, संस्कृत, प्राकृत, अदर रीजनल लैंग्वेजेस का कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे वो इवॉल्व हुआ। लेकिन लिंग्विस्टिक स्टडी में इकोनॉमिक रीजन का क्या लेना देना, है ना। तो ये आ जाएगा। और अगर मुझे बता दो ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स, ये मैंने कराया है, ठीक है, ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स मैंने पहले भी बताया है, तो अगर आप कंटिन्यूअसली वीडियो देख रहे हो तो आप बता पाओगे। मैं एक और बार बता देती हूँ, अगर मैं बेसिक ब्रांच की बात करूँ, फोनेटिक्स होता है एक हमारा, लिख नहीं रही हूँ क्योंकि वैसे ही थोड़ी लंबी वीडियो होगी, सुन लो। फोनेटिक्स होगा जिसका फोकस फोन से मैंने आपको बताया था, लिंक कर लो, साउंड, है ना, फोन रिंग करता है, यानी साउंड्स ऑफ लैंग्वेज की बात हो रही है। सिंटैक्स, सिंटेक्स, लिखे बिना ना मतलब मन नहीं करता है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। देखो ये मैं ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स बता रही हूँ, ठीक है। फोनेटिक्स के बारे में हमने देख लिया। सिंटेक्स क्या होता है भाई, सिंटेक्स से हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। सिमेंटिक, सिमेंटिक हमारा मीनिंग से रिलेटेड है। फिर एक मॉर्फोलॉजी आ जाएगा, मॉर्फोलॉजी, सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, मॉर्फोलॉजी वर्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड है, मतलब मेन ये है। बाकी सोशल लिंग्विस्टिक भी होता है जिसमें हम सोशल यूज ऑफ लैंग्वेज कर रहे हैं। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक जिसमें हम लैंग्वेज इवोल्यूशन ओवर टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी वो नॉम चॉम्स्की वाला जो है, उन्होंने लैंग्वेज के बारे में कुछ कुछ चीज़ें बताई हैं, वो देख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टाइटल ऑफ द आरटीई एक्ट कंसिस्ट ऑफ द फॉलो ऑफ द वर्ड। यार आरटीई के बारे में इस बार इस वीडियो में आपको बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है अलग अलग तरह से, मतलब आरटीई के अलग अलग लेंस से अगर आप देखो तो भी आपका जो है आरटीई इस वीडियो से तो अच्छे से हो गया होगा, है ना। तो आरटीई ऑब्वियसली यार ये बहुत ईजी है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन लिखा है ना, आरटीई एक्ट के टाइटल में क्या लिखा है, फ्री एंड कंपलसरी। तो ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन is which theory of curriculum suggests that curriculum should be framed on the basis of individual from others। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी थ्योरी ऑफ करिकुलम है जो ये सजेस्ट करती है कि जो करिकुलम है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेसिस पर हमें फ्रेम करना चाहिए। कौन सी थ्योरी ये बात कहती है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम द अदर, यानी इंडिविजुअल के बेसिस पर जो है वो हमें फ्रेम करना चाहिए करिकुलम, ये कौन सी थ्योरी कहती है। सो इसका आंसर है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, है ना। अगर हमसे ये बोल रहा है कोई ऐसा, मतलब अगर करिकुलम डिज़ाइन करते वक्त हमें स्टूडेंट के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंसिडर करना है, हम उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंसिडर कर रहे हैं करिकुलम डिज़ाइन करते वक्त, तो ये कौन सी थ्योरी फॉलो कर रहा है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी फॉलो कर रहा है ना। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है कि करिकुलम रिजिड नहीं होगा, ये आप समझ के भी अपने पढ़ा भी नहीं है तो अगर आप क्वेश्चन समझ रहे हो तो आप कर पाओगे, है ना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंसिडर करते हुए करिकुलम एडजस्टेबल होना चाहिए, है ना, जिसमें स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट, एबिलिटीज़ के हिसाब से लर्निंग एक्सपीरियंस कस्टमाइज कर सकते हैं। अब देखो थ्योरी ऑफ कोरिलेशन क्या होता है भाई। थ्योरी ऑफ कोरिलेशन, थोड़ा सा मैं जूम लिखूंगी नहीं, टेंशन मत लो, लिखूंगी नहीं। थ्योरी ऑफ कोरिलेशन जो है वो सब्जेक्ट्स के इंटरकनेक्शन पे फोकस करता है ना। और प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग, ये करिकुलम के एम, फ्यूचर स्किल्स और नॉलेज डेवलप करने पे फोकस करता है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, ये मतलब हमारे जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, हमारा एग्जिस्टिंग कल्चर ट्रेडिशन है, उसको प्रिजर्व करने पे बात करता है। तो ये हमारे कुछ करिकुलम प्रिंसिपल्स है।
कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं करिकुलम प्रिंसिपल्स, कौन कौन से हैं? प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, एक थ्योरी ऑफ कोरिलेशन की सारे प्रिंसिपल्स है करिकुलम की, इंपॉर्टेंट है। फॉरवर्ड लुकिंग प्रिंसिपल कि हम आगे की चीज़ों को प्रिजर्व कर रहे हैं ना, क्या था फॉरवर्ड लुकिंग में, क्या था, सॉरी हाँ, मतलब हम फ्यूचर स्किल्स और नॉलेज डेवलप करने का एम कर रहे हैं करिकुलम के अकॉर्डिंग, करिकुलम के थ्रू। कोरिलेशन में मतलब वही इंटरकनेक्शन सब्जेक्ट का कोरिलेट कर पा रहे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट को। कंजर्व मतलब प्रिजर्व कर रहे हैं, है ना। तो ये अगेन टाइलर, राल्फ टाइलर ने ही ये कहा था कि करिकुलम जो है वो इंडिविजुअल और सोसाइटल नीड्स दोनों को ही मीट करना चाहिए। और फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल जो है ये एक लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, ठीक है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 38th क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु इन्विजन्ड द नीड्स ऑफ हु एक मिनट who envisioned the need of for नई तालीम, न्यू एजुकेशन ऑल्सो नोन एज बेसिक एजुकेशन फॉर अ न्यू सोशल ऑर्डर 10 years बिफोर इंडिपेंडेंस इन 1937। तो ये बात किसने कही थी नई तालीम के बारे में? ऑब्वियसली हम सब जानते हैं नई तालीम का कनेक्शन जो है महात्मा गांधी से है, तो इसका करेक्ट आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा। क्वेश्चन यही पूछा है कि सिंपल सा, ये इन्होंने कॉम्प्लेक्स कर दिया कि नई तालीम का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, जो 1937 में प्रपोज हुआ था और जिसका एम था हमें न्यू सोशल ऑर्डर क्रिएट करना है ना। तो इन्होंने खुद ही बता दिया। तो नई तालीम आपका कब आया था, प्रपोज कब किया गया था? 1937 में। आपको ये भी समझ में आ गया क्यों हुआ था, न्यू सोशल ऑर्डर क्रिएट करने के लिए, जिसको हम नई तालीम को बेसिक एजुकेशन भी बोलते हैं। ये महात्मा गांधी जी का कॉन्सेप्ट है ना। एजुकेशन का एम क्या है? हेड हार्ट हैंड डेवलप करना, ठीक है। एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए? हेड हार्ट हैंड डेवलप करना, है ना। सेल्फ रिलायंस और प्रोडक्टिव एजुकेशन देना, सोशल मॉरल और प्रैक्टिकल स्किल्स इंटीग्रेट करना। सो इसमें बोला है ना 10 साल इंडिपेंडेंस से 10 साल पहले यानी 1937 में नई तालीम प्रपोज किया गया था, ठीक है। हाँ, क्राफ्ट बेस्ड लर्निंग पे, होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस था। और ठीक है, यही सब चीज़ें थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 39th क्वेश्चन है, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन मार्च 2009 विद द ऑब्जेक्टिव which scheme in 2009 with the objective of increasing access to secondary education and improving its quality। मतलब सेकेंडरी एजुकेशन एक्सेस करने की बात की गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा सभी तक जो है ये सेकेंडरी एजुकेशन एक्सेस हो पाए, हो पाए, और सेकेंडरी एजुकेशन की क्वालिटी को लेकर के हमने ये डिस्कस किया भी है। इसका आंसर ये होगा ऑप्शन डी, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। हमने यहाँ पढ़ा था सर्व शिक्षा अभियान भी आपका 6 से 14 साल के आसपास ही था, है ना। और ये प्राइमरी है तो ये तो नहीं होगा, नई तालीम भी नहीं होगा। तो यहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशन कैंपेन है ना बच्चों, नेशनल सेकेंडरी एजुकेशन कैंपेन, और इसी को हम RMS से बोलेंगे। ये हाँ, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कब हुआ था? मार्च 2009 में, 2009 में, ठीक है। तो सेकेंडरी एजुकेशन मतलब 9 to 12th क्लास। तो ये हमारा 2009 में मार्च में हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्या है? सेकेंडरी स्कूल्स में एनरोलमेंट बढ़ाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर क्वालिटी, करिकुलम इंप्रूव करना है, और इसमें 9 to 12th क्लासेस जो है आ जाएंगे, उनके बच्चे, मतलब 9 to 12th क्लासेस के बच्चे आ जाएंगे। क्या बोल रही हूँ यार, देखो सर, मैं एक और बार बता रही हूँ। सर्व शिक्षा अभियान ये आपका 6 से 14 साल के लिए था, है ना। 6 से 14 साल के लिए था। जो RMS से है वो नेशनल सेकेंडरी एजुकेशन कैंपेन 14 से 18 के लिए हो जाएगा, ठीक है। फिर एक उसके बाद भी करेंगे, अभी आएगा समग्र शिक्षा, नहीं है यहाँ पर कोई। नई तालीम भी 6 से 14 के लिए था, और बाकी समग्र शिक्षा भी बता दो, उसमें आपका एलिमेंट्री और वो सारी चीज़ें थी, है ना। एलिमेंट्री भी, सेकेंडरी भी, टीचर एजुकेशन भी, और कुछ। ये हमारा भी तो पता ही चल रहा है, प्राइमरी एजुकेशन कैंपेन है तो फिर प्राइमरी की बात हो रही है ना। 6 से 14 साल के लिए ये भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स has launched model residential school scheme for ST
स्टूडेंट्स टू प्रोवाइड क्वालिटी मिडिल एंड हायर लेवल एजुकेशन टू एसटी स्टूडेंट्स इन रिमोट एरियाज। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा मॉडल लॉन्च किया गया था। तो ये आपको पता होगा, एकलव्य उसका आंसर हो जाएगा, है ना, एकलव्य। कई बच्चों ने एकलव्य मॉडल स्कूल का एग्जाम भी दिया होगा, ईएमआरएस जिसको हम बोलते हैं, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। तो इसमें क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने लॉन्च किया था एक मॉडल जिसमें वो रेजिडेंशियल स्कूल स्कीम प्रोवाइड करेंगे एसटी स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उन्हें भी क्वालिटी मिडिल और हायर लेवल एजुकेशन मिल सके एसटी स्टूडेंट्स को रिमोट एरियाज में, जो ट्राइबल रीजन्स होते हैं वहां पर मिल सके। प्राइमरी एजुकेशन पे सबका फोकस होता है, बट मिडिल और हायर लेवल भी क्वालिटी एजुकेशन मिले मिडिल और हायर लेवल पे भी, इसके लिए उन्होंने जो मॉडल निकाला था वो कौन सा था, एकलव्य मॉडल था। ठीक है, तो यानी ईएमआरएस। ठीक है, कई बच्चों ने एग्जाम भी दिया होगा, आप में से कई लोगों ने। अगर आपसे मान लो पूछ ले कि जो ईएमआरएस है, एकलव्य मॉडल है, कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो आपको याद रहेगा कौन से, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। ठीक है, और इसमें क्लासेस जो है वो 6 टू 12th स्टैंडर्ड तक ही होते हैं एकलव्य मॉडल स्कूल्स। चलो 41th क्वेश्चन पे चलते हैं, ये मैथ्स का लग रहा है ना। Which of the following methods is not useful in learning mathematical skills for a child? मतलब अगर आप कोई मैथमेटिकल स्किल्स सीख रहे हो तो कौन सी चीज़ें हैं कि वो यूजफुल नहीं होगा ना, कौन सा मेथड यूजफुल नहीं होगा मैथमेटिकल स्किल सीखने के लिए, बेसिक मैथमेटिकल स्किल। तो देखो यार, इसका आंसर ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ आप बच्चों को, छोटे बच्चों को पढ़ाओगे, वो उससे वो मैथमेटिकल स्किल्स कैसे सीखेंगे। काउंटिंग जैसे है, काउंटिंग, सॉर्टिंग, ये स्किल है, ये एक मेथड है जिसके थ्रू आप मैथमेटिकल स्किल सीख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो कॉन्क्रीट लर्निंग एक्टिविटीज़ है जो हम कर सकते हैं। पैटर्न प्ले हो गया, शेप अप हो गया, सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग, शेप्स एंड स्पेशियल अवेयरनेस, ये हो जाएगा। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में ये एडवांस्ड मैथ्स में आ जाएगा, है ना, और ये अर्ली चाइल्डहुड के लिए सूटेबल नहीं है। पहले बच्चा नंबर, पैटर्न, शेप सीखेगा, तो ये हो जाएगा। विच इज़ द प्राइमरी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन? इनमें से प्राइमरी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, तो लैंग्वेज ही होगा इसका आंसर। तो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आईसीटी एज अ डिजाइंड लेसन इज मोर डैश। मतलब अगर हम आईसीटी को एज अ डिजाइंड लेसन, एक लेसन मतलब हम उसको आईसीटी को यूज़ करके जब हम लेसन डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसका नेचर कैसा होगा, इज़ मोर प्रैक्टिकल, अनप्लीजेंट, अट्रैक्टिव, इंटरेस्टिंग एंड प्रैक्टिकल, हार्ड एंड डिफिकल्ट। तो अगर आप आईसीटी का यूज़ करके कोई लेसन डिज़ाइन कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो इंटरेस्टिंग एंड प्रैक्टिकल होगा ना। हाँ, आईसीटी जो है, अगर मैं एजुकेशन के संदर्भ में बताऊँ तो हम आईसीटी की मदद से एक्टिवली बच्चों को एंगेज कर सकते हैं। तो पॉजिटिव सेंस में आईसीटी को लेना है। आप इंटरैक्टिव विजुअल कॉन्सेप्ट जो है वो विजुअल होंगे और इंटरैक्टिव भी हम बना सकते हैं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस साथ साथ प्रोवाइड करता है आईसीटी की हेल्प से। तो यस, लेसन प्लान आपका इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल भी बनेगा। और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, अगर मैं एडवांटेजेस बात करूँ, ये क्वेश्चन आता है, मतलब अलग तरीके से घुमा के आएगा, बट मैं आपको बता दूं एडवांटेजेस ऑफ आईसीटी बेस्ड लेसन्स में क्या क्या देखने को मिलेगा। एक तो इंटरैक्टिव लर्निंग होगी, एक्टिवली बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना। दूसरा, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, सिमुलेशंस, एक्सपेरिमेंट्स होंगे। तीसरा, मोटिवेशन, मल्टीमीडिया जो है लेसन को इंटरेस्टिंग बनाता है, जिसकी वजह से बच्चों में मोटिवेशन भी बनी रहेगी। चौथा, ईजी असेसमेंट करना आसान हो जाता है, क्विजेज, इंस्टेंट फीडबैक आपको मिल जाएगा, है ना। आप टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल ले लो, आप ज़्यादातर बच्चे प्रेफर करते हैं कि वो टेक्स्ट बुक से ही दे, रेदर देन कि आप बुक से दे रहे हो, क्योंकि मतलब मैं वैसे बता रही हूँ कि हाँ, दूसरा भी हो सकता है रीज़न, बट इन जनरल हम यही इसलिए करते हैं क्योंकि हमें क्विक फीडबैक मिल जाता है, प्रॉपर इवैल्यूएशन मिल जाता है उसका, तो इसीलिए। तो यस, ये हो जाएगा 43। 44th क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हेन डज अ चाइल्ड essentially master the sound system and grammar of their language and acquire a vocabulary of thousands of words। मतलब कब, कौन सी एज में, अप टू किस आयु तक बच्चा essentially साउंड सिस्टम मास्टर कर लेता है और वो ग्रामर अपने लैंग्वेज का समझने लगता है, मास्टर कर लेता है, और वोकैबलरी 1000 वर्ड्स का वोकैबलरी वो एक्वायर कर लेता है। तो देखो, इसका आंसर हम 5 लगा सकते हैं, बट वैसे 4 to 5 के बीच में होगा। मैं आपको ना इसको NIOS से का इसका स्क्रीनशॉट में से दिखा, देखो तो ये NIOS 506 है। 506 का ब्लॉक 1 है, ठीक है, ब्लॉक 1 में भी यूनिट 1 में से है। तो ये आपका जो रैपिड चाइल्ड, मतलब ये जो है ना, ये चाइल्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये अर्ली चाइल्डहुड का क्वेश्चन है। मतलब ये अर्ली चाइल्डहुड में आएगा, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल के बीच में।
ठीक है। और इसमें अगर मैं बात करूँ लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो देखो बच्चा जो है 1 साल में वोकैब्युलरी उसकी 3 वर्ड्स की होती है, 2 साल में इतना, 3 साल में इतना। हमसे 1000 पूछा था ना, तो आपका 1000 तो यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है, बट 3 तो नहीं होगा, 4 एंड 6 के 5 के बीच में ही होगा। एक्चुअली 5 हो मतलब 4 है, 3 एंड 4 के बीच में होना चाहिए था वैसे तो, है ना? 3 टू 4 ईयर्स तक बच्चा जो है वो मतलब 1000 इनफैक्ट 1500 सीख जाएगा वर्ड्स। तो इसके जो सबसे नियरेस्ट है वो हम देखो 6 ईयर्स 2000 हो जाता है, तो हम 4 एंड 5 ही लिख सकते हैं, क्योंकि 4 ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए ठीक है, 4 नहीं है तो हम जो है उसके आस-पास जाएँगे, तो हमने 5 ईयर्स लगा दिया, ठीक है। ऑल्सो ये जो ब्लॉक है 506 मतलब सॉरी ये जो कोर्स 506 है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैंने सोचा कि मैं 506 का पढ़ाना शुरू करूँ, अगर आप कमेंट करते हो तो। तो मैं वो भी शुरू करूँगी। ब्लॉक 1 से 506 से शुरुआत करूँगी। एटलीस्ट जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है, कोड वाले हैं, वो तो हम कर ही सकते हैं। सो कोर्स है जो, है ना? तो अगर आप चाहते हैं तो मैं वो भी करा दूँगी, सिर्फ़ इम्पोर्टेंट वाले, सारे नहीं, क्योंकि टाइम वैसे भी नहीं है। तो देखो अब यहाँ क्वेश्चन पे आ जाएँ, तो अप टू देखो अप टू 3 इयर्स तो इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि 3 साल तक, और 3 साल तक तो यार 8 समथिंग वो कर पा रहा था ना, 896 ही कर पा रहा था। तो अप टू 3 इयर्स तो नहीं होगा, सॉरी ये क्या कर रही हूँ मैं, है ना? तो अप टू आप 5 इयर्स लिख सकते हो। 4 से शुरू हो रहा है अगर मान लो, 5 ईयर अप टू 5 तक, है ना? क्योंकि 6 तक तो आप 2000 वर्ड्स बच्चा सीखने लगता है। वो 2000 प्लस वर्ड्स की वोकैब्युलरी हो जाती है। सो आप अप टू 5 इयर्स तक लिख सकते हो, सबसे सेफ आंसर मुझे ये लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज़ अ चाइल्ड लर्न हिज़ फर्स्ट लैंग्वेज? बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है। पहला लैंग्वेज वो अपने घर से ही सीखेगा, मदर टंग, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, द अप्रोच अडॉप्टेड टू द मेथड यूज्ड टू टीच एंड लर्न लैंग्वेजेस। मतलब वो अप्रोच जो हम अडॉप्ट करते हैं, मतलब हाँ, लैंग्वेज को कैसे पढ़ाया और सिखाया जाता है, उसकी थ्योरी, मेथड्स, अप्रोचेस, उन सबका कंबाइंड स्टडी जो हम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलेंगे? लैंग्वेज पेडागोजी बोलेंगे, है ना? टीच एंड लर्न कि हमें लैंग्वेज कैसे पढ़ाना है, कैसे सिखाना है, इस अप्रोच को हम क्या बोलेंगे? लैंग्वेज पेडागोजी। वही चीज़ लैंग्वेज की जगह आपका सोशल साइंस कैसे पढ़ाना है, कैसे सिखाना है, तो आपने बीएड, डीएलएड या जो भी डिग्री ली होगी एजुकेशन, डीएलएड हो गया, तो उन सब में आपने पेडागोजी सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेडागोजी भी पढ़ी होगी, है ना? तो ये तो ईज़ी था। चलो 47th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बस 3 क्वेश्चन और। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हिच मेथड इज सुटेबल फॉर टीचिंग लैंग्वेज एट अ यंग एज वेयर चिल्ड्रन प्रेफर टू लर्न एन एक्टिविटी डायरेक्टली रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटी एंड मूवमेंट? कौन सा मेथड सूटेबल होगा लैंग्वेज यंग बच्चों को लैंग्वेज पढ़ाने के लिए, जहाँ पे बच्चे जो है प्रेफर करते हैं एक्टिविटी को डायरेक्टली फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू सीखने के लिए, मतलब जहाँ पे मूवमेंट, फिजिकल एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? टीचिंग बाय यूजिंग प्ले मेथड, टीचिंग बाय यूजिंग सॉन्ग मेथड, लॉन्ग टर्म मेमोरी मेथड, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। प्ले मेथड या टोटल बॉडी रिस्पॉन्स मेथड, बताइए। मेरे हिसाब से इसका आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि यूजिंग प्ले मेथड भी होगा, बट फिजिकल एक्टिविटी एंड मूवमेंट आ गया, तो अगर इससे अच्छा रिस्पॉन्स जो है हमें टोटल बॉडी रिस्पॉन्स मेथड हो जाएगा, कि यहाँ पर टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स टीपीआर, ठीक है, टीपीआर मेथड होना चाहिए। बाकी मैं एक बार चाहूँ तो बता दूँ आपको आंसर 47 का, है ना? 47 का डी है, हाँ, टीपीआर ही होगा। देखो टी तो इसका आंसर टीपीआर ही होगा। आप इसको ही टोटल बॉडी रिस्पॉन्स को ही टीपीआर बोलते हैं हम। टोटल बॉडी रिस्पॉन्स या टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स भी बोल सकते हो, ठीक है? टीपीआर मेथड में क्या होता है कि टीचर बोलता है और बच्चे एक्ट करेंगे, एक्शन करेंगे, ठीक है? स्पीकिंग बाद में होती है। यहाँ पर लैंग्वेज आप नेचुरली लर्न कर रहे हो वो एक्शंस के थ्रू, बिना प्रेशर के। ये अर्ली चाइल्डहुड के लिए बेस्ट होता है। प्ले मेथड में ना आप प्ले के थ्रू प्ले मेथड मतलब वही खेल के, बट ये स्पेसिफिकली लैंग्वेज लर्निंग के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाएगा जितना आपका टीपीआर में फीचर है। अच्छा, अगर मैं टीपीआर की बात करूँ, आप टीपीआर का यूज़ कर सकते हो लैंग्वेज सिखाने के लिए, वो भी फिजिकल मूवमेंट के थ्रू, ठीक है? टीपीआर क्या हो गया ये? थोड़ा सा अलग ट्राई करते हैं। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स किसके द्वारा गिवन था? ये जेम्स एशर,
जेम्स एशर के द्वारा गिवन था। प्रिंसिपल क्या था कि टीचर मतलब इसकी प्रिंसिपल के बेसिस पर सॉरी यही कि टीचर बोलेगा, बच्चे उनको सुनेंगे, जो टीचर ने बोला उसके अकॉर्डिंग बच्चे एक्ट करेंगे, ठीक है। तो बस यही 2 चीज़ें बतानी थी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा कह रहा है व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट टाइप इन एजुकेशन? व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट इन एजुकेशन? एजुकेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट क्या है यार? यही है ऑब्जेक्टिव बेस्ड, यानी ऑप्शंस जो आते हैं, एमसीक्यूज होते हैं। तो इसका आंसर एक्सट्रीमली शॉर्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्सट्रीमली शॉर्ट आंसर आ जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप में। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं एक बार। Which one of the following is not the main goal of ICT implementation in education? Option A, to make students techno addicts in future. Option B, to enable students to acquire comprehensive knowledge. देखो बाकी ये ऑप्शंस है। ऑप्शन डी, सराउंडिंग द एनवायरनमेंट विद अ डायनेमिक एंड इनोवेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, नर्चरिंग स्टूडेंट्स एबिलिटी टू प्रोसेस। तो देखो ये सारे जो है ऑप्शन सही है ना। आपका जो आईसीटी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका इम्प्लीमेंटेशन एजुकेशन में इम्प्लीमेंटेशन का गोल, मेन गोल्स में ये आएगा। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है टू मेक स्टूडेंट्स टेक्नो एडिक्ट्स। हमें किसी भी चीज़ का एडिक्शन नहीं, बच्चों को हम इसलिए नहीं आईसीटी ला रहे हैं एजुकेशन में कि हम उनको टेक्नो एडिक्ट्स बना दें फ्यूचर में, कि वो टेक्नोलॉजी को लेकर के एकदम एडिक्टेड ही हो जाए। तो ये एडिक्ट जो है वो नेगेटिव में सेंस में आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही आएगा, क्योंकि हमसे नॉट द मेन गोल पूछा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्या है ज़रा जल्दी से देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट? इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव टेस्ट नहीं है? एनालॉगी, मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स, अंडरस्टैंडिंग। देखो एमसीक्यू तो ये हमारा ये हो गई ऑब्जेक्टिव टाइप, एनालॉगी भी होगा, ट्रू फॉल्स भी ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। अंडरस्टैंडिंग आपका ऑब्जेक्टिव में नहीं आता है। अंडरस्टैंडिंग तो एक मेंटल एबिलिटी है ना, एक लर्निंग आउटकम। ये कोई टेस्ट का टाइप थोड़ी है, ये तो लर्निंग लेवल है। तो आपका सही आंसर नॉट पूछा है, तो ये हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस यूज़ करते हो, ना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। एनालॉगी भी एक तरह का ऑब्जेक्टिव टेस्ट ही का ही एक टाइप है, और ठीक है। और क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, चलो कॉमन ऑब्जेक्टिव टाइप बता के ही जाना क्या क्या आ जाएंगी। एक तो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या यहाँ पे मैं, हाँ ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आपका एमसीक्यूज आ जाएगा, है ना, जो आप ये कर रहे हो। दूसरा आपका ट्रू फॉल्स आ जाएगा। तीसरा आपका मैचिंग भी आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में। चौथा एनालॉगी भी आ जाएगा, ठीक है। पांचवा फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी आ जाएगा। अगर आपको और कोई याद आ रहा है ऐसा कोई, तो फिर आप वो भी बता सकते हो। मेरे को इतना ही ध्यान है, तो हाँ बस ये ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है थोड़ा सा भी, तो उसको एक्सप्रेस ज़रूर कीजिएगा, सो दैट मुझे समझ आए कि क्या दिक्कत है या कितना पसंद आ रहा है, क्या चेंजेस की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह के और वीडियोज़ आते रहेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।